कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल एज। देखिए आज के टाइम पे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, चाहे आप जो है बिजनेस की बात कर लें, क्लियर, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, तो हर फील्ड में आपको टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का यूज़ देखने को मिल जाएगा। आपको टिकट बुक करना है ट्रेन का, आप जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आपको जो है प्लेन की टिकट बुक करनी है तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्लियर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर आपको जो है आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन घर बैठे आप जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं, क्लियर। इंटरनेट पे जो है आपको डिफरेंट कोर्सेज के लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर फील्ड में जो है वहां पर टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन के एरा में जो कंज्यूमर है वो भी जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट्स को, डिमांड को फुलफिल करने के लिए। यानी कि कंज्यूमर जो है अब वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेक्नोलॉजी इंटरनेट के जरिए उसको मिल जा रही है। कंपेरिजन करना है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट का जरिए इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करके कंपेरिजन कर ले रहा है और परचेज भी कर ले रहा है और वहां पर फीडबैक भी प्रोवाइड कर दे रहा है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन था, जो है कस्टमर किसी रिटेल शॉप पे जाता था, वहां से प्रोडक्ट को परचेज करता था, परचेज करने के बाद फीडबैक है वो सिर्फ अपने जान पहचान वालों को ही दे सकता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के एडवांसमेंट की वजह से जो कंज्यूमर है वो अपने फीडबैक को पब्लिकली सबको बता सकता है। जो भी उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा वो जो है उसको कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, उसकी फीडबैक उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो जो है वहां पर जाके अपनी फीडबैक को बता सकता है कि ये प्रोडक्ट मत लीजिए, वर्थलेस है, यानी कि ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। वो अपनी फीडबैक वहां पर बता सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर जो है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले नीचे रिव्यूज होते हैं उनके, कि जिन्होंने भी आपसे पहले परचेज किया है उनके क्या रिव्यूज है। तो अगर उन्होंने अच्छा रिव्यूज दिया है तो यानी प्रोडक्ट अच्छा है, आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने गलत रिव्यूज दिया है, स्टार्स कम दिए हैं, तो यानी कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप उसको मत परचेज करिए, क्लियर। तो चाहे वो फीडबैक का तरीका हो, चाहे वो कंपेरिजन का तरीका हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका हो, कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, अफेक्ट हुआ है ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, क्लियर। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर को डिस्कस कर लें जो कि चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट डिस्कवरी एंड अवेयरनेस। तो पहले प्रोडक्ट के बारे में जो है कस्टमर को कैसे पता चलता था, या तो जो बिलबोर्ड्स होते थे, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता था, या फिर टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट आता था, उससे ही जो है उनको पता चलता था। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के एरा में जो अवेयरनेस है कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, वो पोस्ट, वो रील, वो एड्स के जरिए जो है देखने को मिल जाता है। फेसबुक है, वहां पर आपको ऐड देखने को मिल गया, इंस्टाग्राम पे वहां पर ऐड देखने को मिल गया, क्लियर। यूट्यूब पे है, वहां पर आपको ऐड के जरिए जो है वहां पर नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। यानी कि अब प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर के पास जहां से उनको जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, क्लियर। इन्फॉर्म्ड डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का इस्तेमाल होने का। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, पहले क्या था कि पहले कस्टमर के पास ज्यादा जो है वहां पर चॉइसेस नहीं होते थे। एक रिटेल शॉप पे गया, उसने जो दिखाया वही देखा, और दूसरे तीसरे रिटेल शॉप पे गया, उससे ज्यादा रिटेल शॉप पे जा नहीं सकते थे, तो दो तीन रिटेल शॉप पे जाकर जो भी प्रोडक्ट को उन्होंने देखा और कंपेयर किया, उसी में से उन्होंने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे आप घर बैठकर ऑनलाइन दूसरों के फीडबैक को भी देख सकते हो, अलग अलग ब्रांड के कपड़ों को कंपेरिजन कर सकते हो, क्वालिटी वाइज कंपेयर कर सकते हो, प्राइस वाइज कंपेयर कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो है आप सोच समझ के अपना बेस्ट डिसीजन वहां पर ले सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, वो कहां से प्रोडक्ट परचेज करना है, क्लियर। तो इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज एम्पावर्ड कंज्यूमर टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से जो है कंज्यूमर के पास अवेलेबल है, चाहे वो प्राइस को लेकर हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे वो फीडबैक को लेकर हो, और फिर जो है वो सही तरीके से डिसीजन ले पा रहे हैं कंज्यूमर कि उनको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है। कंज्यूमर कैन इजिली रिसर्च प्रोडक्ट, कंपेयर प्राइसेस, रीड रिव्यूज एंड गैदर इनसाइट्स बिफोर परचेजिंग। तो परचेज करने से पहले कंज्यूमर जो है वो बहुत आसानी से प्रोडक्ट को जो है सर्च कर सकते हैं, प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यूज जो ऑलरेडी पहले जिन्होंने परचेज किया उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, और फिर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लेना है, कौन सा परचेज नहीं कर रहा, यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अब जो कंज्यूमर है वो प्रॉपरली रिसर्च करके, प्रॉपरली कंपेरिजन करके तब जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। पहले क्या था, पहले उनके पास ये चीज सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उनको रिटेल शॉप पे गए, जो दिखाया वही उन्हीं में से कोई एक दो ले लेना होता था, क्लियर। तो पहले उतना इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अवेयर हो गया है, ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसीलिए जो है वो वाइजली प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्लियर, और ज़्यादा सोच समझ के प्रोडक्ट को परचेज करता है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट
चेंज है बिहेवियर में कस्टमर के। तो कस्टमर क्या है, वो आज के टाइम पे अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहता है, उसकी जो नीड है, उसकी जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोडक्ट चाहिए। तो शॉपर्स टुडे आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड अटेंशन दैट इज इन लाइन विद देयर इंडिविजुअल नीड्स। क्लियर। तो उनकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी भी शॉपिंग ऐप पे आप सर्च कर लें, तो उसके बाद उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एड्स दिखने लग जाते हैं हर जगह पे। तो ये क्या है कि आपने सर्च किया था, यानी कि आपको उसकी नीड है, यानी कि आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर कंटेंट देखने को मिल जाएगा। कस्टमर के जो भी प्रीवियस सर्चेज होते हैं, या फिर उसने कोई प्रीवियस प्रोडक्ट परचेज किया था, या फिर कुछ प्रेफर किया था, या फिर बास्केट में इसको जो है विश लिस्ट में रखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो है वहां पर कस्टमर को जो है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलने लग जाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो यूट्यूब पे अगर आपने एजुकेशनल वीडियोस देखे बहुत सारे, तो फिर आपको जो है अलग अलग चैनल के जो है एजुकेशनल वीडियोस जो है वहां पर आपको सजेशंस में देखने को मिलते रहेंगे। क्लियर। तो ये जो है पर्सनलाइजेशन है। तो बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। कस्टमर को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी जो पर्सनल नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उनको प्रोडक्ट्स के एड्स देखने को मिलते हैं, सजेशंस देखने को मिलते हैं, और फिर जो कस्टमर है वो बेस्ट प्रोडक्ट जो है अपना वहाँ से परचेज कर लेता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कन्वीनियंट बाइंग। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है बिहेवियर में कंज्यूमर के, दैट इज कन्वीनियंट बाइंग। पहले क्या होता था कि सुबह मार्केट खुला, शाम तक मार्केट खुला रहता है, तब उसी बीच में आपको जो प्रोडक्ट को परचेज करना है, और वहां पर भी पहले कैश का ही पेमेंट का ऑप्शन होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि कस्टमर कभी भी कहीं से भी जो है अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, बिना किसी फिजिकल स्टोर को विजिट किए हुए। कस्टमर प्रेफर टू परचेज ऑनलाइन एज पर देयर ऑन कन्वीनियंस विदाउट विजिटिंग फिजिकल स्टोर। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि घर में सामान खत्म हो गया है, आपको 5 मिनट में 10 मिनट में प्रोडक्ट चाहिए, आप ब्लिंकिट से या फिर फ्लिपकार्ट का जो 9 मिनट्स वाला आता है ऐप, उससे जो है आप आसानी से जो है प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है कन्वीनियंट बाइंग है कि आपको तुरंत सामान चाहिए, तुरंत भी आपको मिल जा रहा है। बस ये है कि ये जो तुरंत वाला है कि 5 मिनट 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ये हर जगह भी अभी अवेलेबल नहीं है, खासकर रूरल एरियाज में तो ऐसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ये जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं कि जहां पर आपको 5 से 10 मिनट में ही प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जा रहा है। तो कन्वीनियंट बाइंग, आप चाहे रात को शॉपिंग करें, चाहे दिन में शॉपिंग करें, चाहे दोपहर में शॉपिंग करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, चाहे कैश पेमेंट करें, सारा जो है वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। क्लियर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहले जो है दिन में ही जाके शॉपिंग करना होता था, लेकिन अब जो है वो आराम से ऑफिस से घर आता है, रात को 10 बजे 11 बजे भी जो है वेबसाइट ओपन किया और वहाँ से वो परचेजिंग कर रहे हैं, और 2-3 दिन बाद जो है उनके घर में प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जा रहा है। और वहीं पर जो है ब्लिंकिट और इन सब का इस्तेमाल करके 4-5-10 मिनट में ही जो है प्रोडक्ट वो घर पर मंगवा ले रहे हैं। तो कन्वीनियंट बाइंग। क्लियर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से कंज्यूमर को मिली है, और इनकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है। पहले ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब जो है वो प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, और उसके बाद ही जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्लियर। उनको जो है पहले कुछ ही प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन अब जो है उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, कोई जो है वेबसाइट चेक कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ऐड देखने को मिल जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उनको एड्स दिखाए जाते हैं। और कन्वीनियंट बाइंग, कस्टमर जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे ही प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो कन्वीनियंस भी जो है अवेलेबल है। तो ये सब जो है बिहेवियर में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल एज, या फिर कह लीजिए डिजिटलाइजेशन। क्लियर। अब हम बात कर लें कि जो सोशल मीडिया है, पीयर रिव्यूज़ हैं, या फिर डिजिटल कम्युनिटीज़ हैं, इनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। देखिए जाहिर सी बात है कि पहले क्या था कि पहले आपके दोस्त लोग या फिर फ्रेंड्स फैमिली ने बता दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लेना अच्छा है, या फिर जो है ये प्रोडक्ट मत लेना ये ख़राब है। क्लियर। उन्हीं से पता चलता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली तो बता ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी सोसाइटी के लोग या फिर सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं, उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया था तो उनके भी फीडबैक आप पढ़ सकते हो। क्लियर। उनके भी रिव्यूज़ आप देख सकते हो, और इसी के बेसिस पे जो है कस्टमर का बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले अब उसका रिव्यूज़ देखता है। और अगर प्रीवियसली जिन्होंने भी परचेज किया है उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया होगा, अच्छे स्टार्स दिए होंगे, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उस प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करेगा। लेकिन
लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट की रिव्यूज़ ख़राब है, किसी भी प्रोडक्ट की जो स्टार है, रेटिंग है, वो ख़राब है, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो ये इन्फ्लुएंस है डिजिटल कम्युनिटीज़ का, सोशल मीडिया का, पीयर रिव्यूज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे। क्लियर? जैसे कि आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई पर्सन है उसको फॉलो करते हैं, उसने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, एडवर्टीज कर दिया, तो आप जो है सोचोगे कि हाँ मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया तो यानी प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो आप उसको परचेज कर लोगे। वहीं पर जिसको आप फॉलो करते हैं उसने किसी प्रोडक्ट की बुराई कर दी तो आप उसको जो है परचेज नहीं करोगे। तो ये इन्फ्लुएंस है। ये क्या है? इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का ही इन्फ्लुएंस है। क्लियर? पीयर रिव्यूज का इन्फ्लुएंस है कि आपके साथ किसी और ने खरीदा तो उसने क्या रिव्यू होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है कि आप लोगे कि नहीं लोगे। क्लियर? तो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज, डिजिटल कम्युनिटीज़ का इन्फ्लुएंस है। एक्स पे चले जाइए, यानी ट्विटर जिसको कहते थे, उस पर अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ नेगेटिव पढ़ लिए तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी और उस प्रोडक्ट को आप परचेज नहीं करोगे। तो कंज्यूमर कंसीडर रिकमेंडेशन एंड ओपिनियंस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया बिफोर परचेजिंग। तो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंसर को कंसीडर करता है, उनके रिकमेंडेशन को, उनके ओपिनियंस को कंसीडर करता है कि वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मूवीज़ है, तो मूवीज़ में भी आजकल बहुत सारे रिव्यूज़ जो है चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मूवी आते ही अगले दिन वो जो है अपना रिव्यू डाउन अपलोड कर देते हैं। तो आपको देखना है, मूवी देखने जाना है, तो पहले आप क्या करते हो? रिव्यू देखते हो। रिव्यू में अगर अच्छा तारीफ किया गया है मूवी की कि मूवी अच्छी है तो आप चले जाते हो देखने, अगर बताया गया कि नहीं बेकार है तो आप नहीं जाते हो देखने। तो इन्फ्लुएंस है। क्लियर? दे ऑल्सो फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कनेक्टेड थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एक्स। तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है, उस पे जो जो भी जिन लोगों को भी वो फॉलो कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके रिकमेंडेशन को भी जो है वो फॉलो करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंज्यूमर्स यूजेस द लिंक एंड प्रोडक्ट शेयर्ड बाय द इन्फ्लुएंसर और एडवर्टीजमेंट्स ऑन सोशल मीडिया फॉर परचेज। भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप प्रोडक्ट का रिव्यू किया और साथ में नीचे लिंक भी दे दिया कि आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो जो कंज्यूमर्स है उस लिंक का यूज़ करके भी जो है परचेज करते हैं। क्लियर? उस लिंक का यूज़ करके भी डायरेक्टली जो है वो परचेज कर लेते हैं। तो ये भी इन्फ्लुएंस है कि आपको ढूंढने की, कंज्यूमर को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसने जो प्रोडक्ट बताया वो कौन सी साइट पे मिलेगा। इन्फ्लुएंसर जो है उसका लिंक दे देता है कि आप फ्लिपकार्ट के इस पेज पे जाके जो है आप उसको परचेज कर सकते हो, अमेजोन के इस पेज पे जाके उसको परचेज कर सकते हो। क्लियर? तो लिंक का जो है लिंक शेयरिंग हो रही है वहाँ पर, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर शेयरिंग हो रही है सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज़ के जरिए, डिजिटल कम्युनिटीज़ के जरिए, और इसका इन्फ्लुएंस कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे है। इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स एंड कन्वीनियंट बाइंग। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, पीयर रिव्यू और डिजिटल कम्युनिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजंस ले पा रहा है कि हाँ किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है कि नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, किसी प्रोडक्ट की क्या खामियां हैं, क्या जो है वहाँ पर उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो है आसानी से सोशल मीडिया के जरिए उसको पता चल जाती हैं और वो तुरंत जो है एक क्लिक के जरिए जो है अपने प्रोडक्ट को परचेज भी कर ले रहा है। उसको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज करिए कि आपको कूलर परचेज करना है या फिर एसी परचेज करना है, यूट्यूब पे डालिए कि बेस्ट एसी को लेके बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उसमें से फिर जो है जो भी आपको एसी समझ में आता है उसका जो है उस जिसने भी रिव्यू किया होगा एसी का, उसमें नीचे लिंक भी दे रखा होगा कि इस एसी को कहाँ से परचेज कर सकते हैं। क्लिक करिए, जाके तुरंत परचेज कर लीजिए। क्लियर? और इस चीज को बिजनेस ने रिकॉग्नाइज भी किया है। बिजनेस हैव रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड आर एक्टिवली लेवरेजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद देयर टारगेट ऑडियंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव सेल्स। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि सोशल मीडिया, पेयर रिव्यूज, डिजिटल कम्युनिटीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कस्टमर के बिहेवियर पे। क्लियर? और इस वजह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए करवाना चाहते हैं, पॉजिटिव पीयर रिव्यूज करवाना चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिटीज पे पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कस्टमर से दिलवाना चाहते हैं, जिससे कि लोग देखें और लोग परचेज करें। क्लियर? तो इसीलिए सभी कोशिश करते हैं कि उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड है, उनका पॉजिटिव रिव्यू रहे सोशल मीडिया पे, चाहे डिजिटल कम्युनिटीज पे अच्छा रिव्यू रहे, क्योंकि रिव्यूज देखने के बाद ही कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, और रिव्यू खराब होगा तो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। एंड इंपॉर्टेंटली इट रिड्यूसेस द परसीव्ड रिस्क इन परचेजेस। जो परसीव्ड रिस्क होता है वो भी जो है रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे आप जाओगे, वहाँ देखोगे तो वहाँ पर आपको पहले ही बता देगा कि भैया ये मत लेना, इसमें ये प्रॉब्लम आती है, या फिर ये ले लेना, ये अच्छा है। क्लियर? तो आपने कहीं ना कहीं इस रिस्क को तो मिनिमाइज ही कर लिया ना। अब आप सीधे जाते रिटेल शॉप पे परचेज करके चले जाते तो ना आपको उसकी अच्छाइयाँ पता होती, ना ही जो है आपको उसकी बुराइयाँ पता होती। तो ऐसे में जो है आपको दोनों के रिस्क होते। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे या फिर पीयर रिव्यूज़ के या फिर डिजिटल कंपनीज पे उसके रिव्यू को पढ़ के जाते हो तो आपको पता होता है कि इसमें क्या रिस्क है, क्या रिस्क नहीं है। क्लियर? तो रिस्क जो है कहीं ना कहीं वो कम हुआ है प्रोडक्ट को परचेज करने को लेकर। क्लियर?
तो हम कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का कंज्यूमर के बिहेवियर पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा, कौन सा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया, पीयर रिव्यूज़ और डिजिटल कम्युनिटीज़ पे। क्लियर कि अगर सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिटीज़ पे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो प्रोडक्ट की परचेजिंग होगी, उसके सेल्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसके नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसकी सेल डाउन जाएगी। तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो अपने ब्रांड को जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ प्रोवाइड कराएं, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है वो कम्युनिकेट करवाएं कस्टमर्स को। क्लियर। और इसके लिए चाहिए होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे। भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी और इन्फ्लुएंसर ने उसकी तारीफ कर दी और कस्टमर ने परचेज कर लिया, कस्टमर को बाद में पता चले तो खराब है, तो इन्फ्लुएंसर की भी जो है इमेज खराब होगी, प्रोडक्ट की इमेज तो खराब होगी ही होगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन के जरिए सही चलेंगी। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि इट डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स यूज द इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर, इवेलुएट एंड परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर। तो ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन यानी इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करके कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको इवेलुएट करता है और फिर उसको परचेज करता है। क्लियर। तो यहाँ पर कस्टमर कैसे डिस्कवर करता है प्रोडक्ट को, भाई वो ब्राउजिंग करेंगे, सर्च करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ को पढ़ेंगे और फिर फाइनली वो जो है प्रोडक्ट को जाकर पर्टिकुलर वेबसाइट से या फिर ऐप से जो है उसको परचेज कर लेते हैं। क्लियर। यही तो बिहेवियर होता है। भाई आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप क्या करोगे, लैपटॉप उठाओगे, लैपटॉप या फिर मोबाइल उठाओगे, उस पर जो है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करोगे। क्लियर। गूगल ओपन कर लिया, गूगल पे जाके आप जो है जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको सर्च करोगे, सर्च करने के बाद फिर आपको जो है अलग अलग गूगल जो है अलग अलग वेबसाइट आपको वहाँ पर बता देगा कि कौन कौन से वेबसाइट पर आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितने प्राइस में अवेलेबल है। उसको ओपन करोगे, उसमें जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं पहले जो उन्होंने परचेज किया है उसको आप पढ़ोगे, प्राइस को कंपैरिजन करोगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे हो सकता है कि सस्ते मिल रहा हो, अमेजोन पे महंगा मिल रहा हो, या फिर अमेजोन पे सस्ता मिल रहा हो, फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा हो। तो आप जो है अलग अलग वेबसाइट पे प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करोगे। प्राइस को कंपेयर करने के बाद, रिव्यू को पढ़ने के बाद फिर आप क्या करते हो, परचेज कर लेते हो। और ये जो ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर है ये इन्फ्लुएंस होता है कन्वीनियंस, प्राइस कंपैरिजन और पर्सनलाइजेशन के बेसिस पे। साथ ही साथ ट्रस्ट, प्राइवेसी कंसर्न और डिवाइस के स्पीड पे भी जो है डिपेंड करता है। कोई ऐप है वो बहुत स्लो चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर स्विच कर जाएगा किसी दूसरे ऐप पे। कोई वेबसाइट है उस पर प्रोडक्ट परचेज करने गया, वो वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे वेबसाइट पर चला जाएगा। क्लियर। किसी वेबसाइट के बारे में पहले से ही नेगेटिव रिव्यूज़ थे कि भाई उस वेबसाइट पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस डालते हो तो वहाँ से डेटा चोरी हो जाता है, तो यानी प्राइवेसी कंसर्न है, तो ऐसे में भी जो है वो पर्सन जो है उस वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि वो कौन सा वेबसाइट ऐप यूज़ करेगा, कौन सा जो है ऐप इस्तेमाल करेगा। क्लियर। तो ये फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑनलाइन मोबाइल कंज्यूमर को। क्लियर। तो कोई भी ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर होगा तो वो इन फैक्टर को कंसीडर करता है कि कब वो आसानी से प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, प्राइस को कंपेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जाइए तो वहाँ पर जो है 4-5 आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए तो आप चारों पाँचों को आसानी से कंपेयर कर सकते हो। मोबाइल ही परचेज करना है मान लो तो 2-3 ब्रांड के आपने मोबाइल को सिलेक्ट किया और उनकी प्राइस को, उनकी फीचर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो कस्टमर जो है आसानी से जाके वहाँ पर प्राइस को कंपेयर कर लेगा और प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो ये सारी जो बिहेवियर है कस्टमर का इन सब फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। क्लियर। वहीं पर ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो इम्पल्स बाइंग भी बहुत जो है वहाँ पर इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करके जो है परचेजिंग करते हैं तो उनके अंदर इम्पल्स बाइंग भी देखने को मिलेगा। जैसे कि ऐप आपने खोल के बैठे हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो या कोई भी ऐप आप ओपन करके बैठे हो, वहाँ पर तुरंत जो है फ्लिपकार्ट से या फिर ब्लिंकिट से नोटिफिकेशन आता है कि 10% डिस्काउंट इंस्टेंट परचेज, यानी 1 घंटे के अंदर परचेज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहाँ पर तुरंत जो है आप बाई कर लेते हो। क्लियर। तो इम्पल्स बाइंग, तो आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन यहाँ पर इम्पल्स बाइंग भी जो है बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि पहले लोग जो है रेलवे स्टेशन पे हैं, बस अड्डे पे हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट देखा, पसंद आया, खरीद लिया। लेकिन अब क्या है कि अब जो है सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पे जो है वहाँ पर ऐड आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और जो है वहाँ पर आपको ऑफर मिलता है, आप तुरंत जो है परचेज कर लेते हो। क्लियर। तो इम्पल्स बाइंग भी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ऑनलाइन मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो आपके टाइम पे क्या हो गया कि जो कस्टमर है वो इम्पल्स बाइंग भी परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ मल्टी चैनल इंगेजमेंट जो है, पहले क्या था कि लोगों का 1 या 2 दुकान फिक्स हो जाता था, उसी 1 या 2 दुकान से परचेज करते थे। फिजिकल स्टोर के टाइम पे, ऑफलाइन के टाइम पे यही तो होता था कि 1-2 दुकान फिक्स हो गया, उसी से परचेज किए जा रहे हैं।
लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट, जो कस्टमर्स हैं वो मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वो मल्टीपल ऐप्स जो है अपने फ़ोन में रखते हैं, वो मल्टीपल वेबसाइट को सर्च करते हैं, डिफरेंट रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद ही जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कोई भी कस्टमर होगा, आपको जैसे फूड ऑर्डर करना है तो आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्विगी से ही ऑर्डर करेंगे, आप स्विगी है साथ में जोमेटो भी रखे होंगे, तो स्विगी जोमेटो कंपेयर करोगे, जिस पे आपको सस्ता मिलेगा उस पर परचेज कर लेते हो। प्रोडक्ट परचेज करने जाना है, कोई जो है कपड़े परचेज करने हैं तो फ्लिपकार्ट भी देखोगे, अमेजोन भी देखोगे, उसके अलावा मिंत्रा भी देख लोगे। क्लियर? तो अलग अलग वेबसाइट हैं, तो मल्टीपल चैनल इंगेजमेंट हो गया, यानी कि आप एक ही से ही परचेज करो, आप अलग अलग वेबसाइट को चेक करोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म को चेक करोगे, कंपेयर करोगे, रिव्यूज़ को देखोगे, और फिर जहाँ पे भी अच्छा मिलेगा वहाँ से आप परचेज कर लेते हो। तो मल्टीपल चैनल इंगेजमेंट, तो ये जो है ऑनलाइन और मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर है। क्लियर? तो बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन या फिर कह लीजिए कि इन डिजिटल एज कंज्यूमर का बिहेवियर ब्रॉडली चेंज हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लेकर हो, चाहे वो कन्वीनियंस को लेकर हो, चाहे वो कंपैरिजन की फैसिलिटी को, चाहे वो पर्सनलाइजेशन को लेकर हो। क्लियर? तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। रोल ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर। कंज्यूमर को समझने के लिए एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एआई क्या है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और बिग डेटा क्या होता है। पहले हमें किसी डेस्टिनेशन पे या किसी लोकेशन पे जाना होता था, तो हम या तो वहाँ पे जो मार्केट होती थी वहाँ पे पान वाले से या फिर किसी नॉन पर्सन से जो है मुझसे पूछते थे कि यहाँ का रास्ता कैसे कैसे जाना होगा। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आप किसी से नहीं पूछते, आप सीधे गूगल मैप लोकेशन फिल करते हैं और आपको जो है पूरा रास्ता क्लियरली बता दिया जाता है कि कितने मिनट में, कितने ड्यूरेशन में, अगर आप बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे या फिर कार से जाएंगे, तो कितना ड्यूरेशन में आप कैसे कैसे चल के जा सकते हैं उस डेस्टिनेशन में। क्लियर? तो यही चीज़ क्या है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी कि जो रास्ता पहले लोग बताते थे अब वो रास्ता मशीन बता रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप जो टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर रहे हैं या फिर गूगल पे टाइप कर रहे हैं, तो अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप क्या है, आप जो बोलेंगे ना उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। यानी कि वो जो मशीन है वो आप जो बोल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करके वो टाइप कर दे रहा है, फिर उससे रिलेटेड सर्च करके आपको जो है रिजल्ट वो जो है शो कर देता है गूगल पे। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि सोचने की, समझने की क्षमता, नॉलेज और स्किल को एक्वायर करके उसको अप्लाई करने की क्षमता जो कि ह्यूमन बीइंग में है, वही चीज़ अब जो है वो कंप्यूटर में डाली जा रही है। तो उसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच डील्स विथ साइमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन मशीन्स। यानी कि साइमुलेशन का मतलब क्या हो गया, कॉपी करना, इमिटेट करना। यहाँ पे तीन वर्ड है, साइमुलेशन, साइमुलेशन का मतलब हो गया इमिटेशन ऑफ प्रोसेस और सिचुएशन, यानी किसी चीज़ को कॉपी करना। इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। यानी हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारे पास नॉलेज होता है, हमारे पास एबिलिटी होता है कि हम नॉलेज को एक्वायर करें और उसको अप्लाई करें, ठीक है, उसको यूज़ करें। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट इज़ नॉट नेचुरल, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो नेचुरल नहीं है, कॉपी है नेचुरल की। नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी कॉपी है, मेड और प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग रेदर देन ऑकरिंग नेचुरली। तो हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हम नेचुरली प्रोड्यूस है, हम नेचुरली जो है एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन जो गुड्स होते हैं, जो कंप्यूटर होता है, जो मशीनरी होती है, वो क्या है, वो मेड है, बनाया गया है, फिर प्रोड्यूस किया गया है ह्यूमन बींग्स द्वारा, तो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, जब जो साइमुलेशन होता है इंटेलिजेंस का मशीन में, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंस का मशीन में साइमुलेशन होता है, तो वही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। दूसरे तरीके से समझे, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और अ रोबोट कंट्रोल्ड बाई ए कंप्यूटर टू डू टास्क दैट आर यूजली डन बाई ह्यूमंस, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे ह्यूमन ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को रीजन करने की, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक देने की, मीनिंग को डिस्कवर करने की, किसी चीज़ को जनरलाइज करने की या फिर पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने की। वही चीज़ जब आप कंप्यूटर्स में जो है साइमुलेट करते हैं, इमिटेट करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाएँ या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखें, तो जो वीडियोज़ आपने कुछ दिनों में, प्रीवियस कुछ दिनों में देखे होंगे ना, उसी के बेसिस पे यूट्यूब, जब दोबारा आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन या फिर सजेशंस दिखाने लगता है। आपने किसी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा, तो आपने जो भी प्रीवियसली परचेज किया होगा उसी के बेसिस पे जब दोबारा वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो आपको जो है उससे रिलेटेड सजेशंस या रिकमेंडेशंस दिखाता है। तो ये क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस से उसने सीखा और आपको जो है सजेशंस देने लग गया। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? अब हम बात कर लें इसकी डेफिनेशन की, तो जॉन मैककार्थी, इन्होंने डिफाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्या कहा, इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन
मशीन। ये क्या है? साइंस है और इंजीनियरिंग है किसका? इंटेलिजेंट मशीन डेवलप करने का, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इंटेलिजेंट हो उसको डेवलप करना ही क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो नॉलेज को एक्वायर कर सके, स्किल्स को एक्वायर कर सके, उसको अप्लाई कर सके। हम ह्यूमन बींग्स यही तो करते हैं, हम नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। क्लियर? इट इज रिलेटेड टू द सिमिलर टास्क ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable। इंटेलिजेंस से उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना और उसको यूज़ करना। अब बात कर लें हिस्ट्री की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो 1950 में ट्यूरिंग पब्लिशेस कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। तो एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम का। तो उस पेपर में क्या था? इन द पेपर ट्यूरिंग, एक वर्ड है, फेमस फॉर ब्रेकिंग द नाजीज इनिग्मा कोड ड्यूरिंग WW2, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि ये जो ट्यूरिंग पेपर था वो फेमस था किस लिए? नाजीज इनिग्मा कोड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, उसी पेपर में उन्होंने प्रपोज किया टू आंसर द क्वेश्चन कैन मशीन थिंक। यानी कि वहीं पे उन्होंने इस पेपर में डिस्कस किया था कि क्या मशीन सोच सकता है, एंड इंट्रोड्यूस द ट्यूरिंग टेस्ट टू डिटरमाइन इफ अ कंप्यूटर कैन डेमोन्स्ट्रेट द सेम इंटेलिजेंस एज अ ह्यूमन। यानी कि जैसा ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है, क्या उसी तरीके का इंटेलिजेंस कंप्यूटर के पास भी, मशीन के पास भी हो सकता है। उसके लिए उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोडक्शन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वो 1950 में ही हो चुका था एलन ट्यूरिंग द्वारा, उनके पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में। उसके बाद 1956 में जॉन मैककार्थी थे, उन्होंने क्वाइन किया टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द फर्स्ट एवर AI कॉन्फ्रेंस एट डार्टमाउथ कॉलेज। तो डार्टमाउथ कॉलेज में जॉन मैककार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का वर्ड क्वाइन किया 1956 में। और 1956 में ही एलन नेवेल, जेसी शॉ एंड हर्बर्ट साइमन, उन्होंने लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तैयार किया। फर्स्ट एवर रनिंग AI सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक AI सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से उन्होंने तैयार किया। किसने? एलन नेवेल, जेसी शॉ एंड हर्बर्ट साइमन ने 1956 में ही। तो जॉन मैककार्थी ने क्वाइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म, और एलन नेवेल, जेसी शॉ और हर्बर्ट साइमन ने इसको क्रिएट किया। और जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने दिया था। क्लियर? तो ये हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लें टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली, 2 कैटेगरी में होता है। एक वीक AI होता है और एक स्ट्रॉन्ग AI होता है। वीक AI यानी कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्ट्रॉन्ग AI यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI टाइप्स बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो सबसे पहला है वीक AI, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी इसको वीक AI भी कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी ANI भी कहा जाता है। तो ये किस लिए है? डिजाइन टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क और ए सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि ये सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए और रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे एनालाइजिंग इमेज, सर्चिंग थ्रू लार्ज चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड सम इंसाइट, स्पीच रिकॉग्निशन, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन। ये जो है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। ऑलमोस्ट ऑल AI सिस्टम एज ऑफ टुडे कैन बी क्लासिफाइड अंडर दिस टाइप, यानी कि जितने भी AI सिस्टम हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे वो सब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। जैसे एप्पल का सिरी वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, नेटफ्लिक्स वीडियो रिकमेंडेशन हो गया, ये सब क्या है? ये ANI के एग्जाम्पल हैं। जो ओके गूगल है वो क्या है? वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज को ही वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहलाता है। वहीं पे जो दूसरा टाइप है दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI। क्लियर? ए लेवल ऑफ AI दैट कैन परफॉर्म इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव टास्क विथ ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज, यानी कि जैसे ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज में होता है ना क्रिएटिव, कोई काम को क्रिएटिव तरीके से करने का, इंटेलेक्चुअल तरीके से करने का, तो उस लेवल का यहाँ पे जो है AI डेवलप करने की बात हो रही है। तो इट इज सपोज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रिलेटेड एरियाज। तो यहाँ पे क्या है? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है वो सपोज किया जा रहा है कि यहाँ पे बनाया जाएगा बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रिलेटेड एरियाज। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी नॉलेज है और जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। अल्थो देयर हैव बीन सम अटेम्प्ट्स दिस टाइप ऑफ AI हैज नॉट बीन येट फुली डेवलप, यानी कि इस टाइप का अभी AI डेवलप नहीं हुआ है। अभी जो भी AIs आप यूज कर रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये अभी जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या हो गया? मेन टू सरपास ह्यूमन एबिलिटीज इन एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लीटिंग टास्क, यानी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस होती
होती है, जो भी थिंकिंग है, जो भी क्रिएटिविटी है, उस वो ह्यूमन से भी ज़्यादा होगी उस मशीन में। ठीक है, तो उस टाइप की मशीन जो या एआई डेवलप करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहेंगे। स्टिल ए लॉन्ग अवे फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो भी आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। अब बात कर लें कुछ एप्लीकेशंस की, यानी कि कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला स्पीच रिकॉग्निशन आप देखते होंगे गूगल में, ओके गूगल, या फिर आप जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट को जब आप टाइप करते हैं तो टाइप ना करके आप रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं और जो है वो टाइप होने लगता है जो भी जो आप बोलते हैं, तो वो स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। तो ऑल्सो नॉन एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्निशन, या फिर स्पीच टू टेक्स्ट। तो इट इज़ अ कैपेबिलिटी which uses natural language processing to process human speech into written format। यहाँ पे क्या होता है स्पीच रिकॉग्निशन में कि आप जो बोल रहे हो, यानी कि जो ह्यूमन बोल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको रिटन फॉर्मेट में आपको दिखा देता है। क्लियर। मेनी मोबाइल डिवाइसेज इनकॉर्पोरेट स्पीच रिकॉग्निशन इनटू देयर सिस्टम टू कंडक्ट वॉइस सर्च कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है स्पीच रिकॉग्निशन होता है। आप ओके गूगल करते हो, उसके बाद बोलते हो तो यानी कि आप जो बोले उसको रिकॉग्नाइज करके वो उससे रिलेटेड सर्च जो है वो करता है। तो ठीक है, सिरी हो गया एप्पल का, ये सब क्या है, ये स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेज ही होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा है कस्टमर सर्विसेज में आप देखते होंगे ऑनलाइन चैटबॉट आपने देखा होगा, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को वहां पे टाइप करते हैं और आपको जो यहां से रिप्लाई आ जाता है। तो ये क्या है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लियर। ऑनलाइन चैटबॉट आर रिप्लेसिंग ह्यूमन एजेंट्स अलोंग द कस्टमर जर्नी। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या करते थे, कस्टमर केयर को कॉल करते थे, उनसे पूछते थे, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे अपने प्रॉब्लम को टाइप करिए, वो आपको सामने से रिप्लाई आ जाता है। तो ये ऑनलाइन चैटबॉट कहलाता है। दे आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड ऑल टॉपिक, जैसे कि शिपिंग हो गया, पर्सनल एडवाइस वो आपको प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, साइज क्या हो सकता है उसको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैसेजिंग ऐप जैसे स्लैक हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, ये भी क्या है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड टास्क जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर सर्विस में प्रोवाइड की जाती हैं एआई का यूज़ करके। इसी तरीके से कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन क्या करता है, इनेबल्स कंप्यूटर एंड सिस्टम टू डिराइव मीनिंगफुल information from digital image, video or other visual input and based on those input it can take action। तो यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर विजन में कि ये जो भी डिजिटल इमेज है, यानी फोटो है, वीडियो है, या फिर कोई दूसरे विजुअल इनपुट हैं, उनमें से डेटा निकालता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालता है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे गूगल इमेज में क्या होता है कि आप जो है कोई भी इमेज, कोई फोटो खींचें, उस फोटो को खींचने के बाद वो जो है आपको सर्च में दिखा देता है कि ये चीज़ें हैं, या उससे रिलेटेड सर्च जो है आपको दिखा देता है। तो गूगल इमेज भी एक तरीके का इसी तरीके से सर्च करते हैं। गूगल पिक्सल जो आप कहते हैं, गूगल इमेज नहीं, गूगल पिक्सल है। हैज़ एप्लीकेशन विद इन फोटो टैगिंग इन सोशल मीडिया पे जो फोटो टैग करते हो वो भी क्या है कंप्यूटर विजन में है कि आपने फोटो पे किसको टैग किया है, उससे रिलेटेड वो आपको दिखा देता है। रेडियोलॉजी इमेजिंग इन हेल्थ केयर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर विजन का टेक्निक यूज होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार विद इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वहाँ पे भी क्या है कंप्यूटर विजन का यूज होता है। इसी तरीके से रिकमेंडेशन इंजन्स, जो कि अभी हमने बताया पहले एग्जाम्पल में कि यूट्यूब पे आप जब जाते हैं, कोई वीडियो आपने प्रीवियस देखा है, उसके बेसिस से फिर वो आपको सजेशंस देने लगता है। किसी वेबसाइट पे आपने पहले कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन सजेशंस आने लगते हैं। तो दैट इज रिकमेंडेशन इंजन। ये भी क्या है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन इंटेलिजेंस कहलाता है। ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग आप देखते होंगे कि जो शेयर मार्केट में आप जो है परचेज करते हैं, शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो सब क्या ऑटोमेटिक है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है कि आपने इधर खरीदा, आपने इधर बेचा, सब कुछ ऑन रियल टाइम पे हो रहा है। तो वो ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग इसी के बेसिस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे होता है। मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, बहुत सारे रोबोट्स हैं अब अच्छी अच्छी कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहाँ पर रोबोट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखेंगे आप जो आपको पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको सपोज करिए कल मीटिंग में जाना है तो रिमाइंडर के तौर पे आपने मोबाइल में लगा दिया, आपको रिमाइंडर उस वक्त आ जाता है। आपने देखा होगा कि गूगल पे कि आपने कल की मूवी टिकट की होगी तो गूगल से आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ जाता है कि कल आपको इतने बजे की मूवी टिकट है। तो ये क्या है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट है। गिव आउट इन्फॉर्मेशन जैसे कि वेदर कंडीशन, ट्रैफिक कंजेशन, कि आप कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मैसेज आएगा कि यहाँ पे इतने बजे इतना लंबा ट्रैफिक है। कोई न्यूज़ हो गया, कोई स्टॉक प्राइस हो गया, या फिर कोई रिटेल प्राइस हो गया, इससे रिलेटेड आपको जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो दैट इज वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट।
क्लियर। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन। तो एडवांटेज की बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि सब कुछ मशीन द्वारा हो रहा है तो ह्यूमन एरर की यहाँ पे कम हो जाएगा। कोई भी गलती ह्यूमन द्वारा जो होती है वो कंप्यूटर में नहीं होगी। टेक रिस्क इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ह्यूमन खुद परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मशीन वहाँ पे जो है वो परफॉर्म करती है। अवेलेबल 24/7, 24/7 अवेलेबल होती है। आप बहुत सारे, आप 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कोई बैंकिंग करना है, आप रात में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको वो सारे सजेशन, सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखना है, रिकमेंडेशन, सजेशन, वो सारी चीज़ें आपको रात को भी दिखने को मिल जाती हैं। तो 24/7 जो है अवेलेबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेल्पिंग इन रिपीटेटिव जॉब, यानी कि जो रिपीटेटिव जॉब के होते हैं उनमें हेल्प करता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं एआई का यूज़ करके। और डेली एप्लीकेशन जैसे ओके गूगल सिरी, यानी कि बार बार आप टाइप करना नहीं चाहते तो ओके गूगल सिरी में बोल दिया, आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ इसके एडवांटेज है। वहीं पे डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन, यानी कि इनको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ह्यूमंस को ये लेजी कर रहे हैं, आलसी बना रहे हैं हम सभी को। वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ रहा है। बट ऑब्वियस बात है कि जब ऑनलाइन चैटबॉट का आप यूज़ करोगे तो कस्टमर केयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और इनके अंदर नो इमोशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल हैं, तो इन इमोशंस भी इनके अंदर नहीं होती है, डिसएडवांटेज होता है। वहीं पे इसमें दो सब फील्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एक है मशीन लर्निंग, दूसरा है डीप लर्निंग। क्या है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच डील्स विद सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन मशीन्स, यानी कि जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस होता है कि कैसे नॉलेज एक्वायर करता है, कैसे एक्ट करता है, उस चीज़ को मशीन्स में कॉपी करना, उस चीज़ को मशीन में डालना कि मशीन भी एज ए ह्यूमन एक्ट कर सके, वही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो एआई इज अ टेक्निक दैट इनेबल मशीन्स टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन की तरह बिहेव करना मशीन द्वारा एआई कहलाता है। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए दो टाइप की लर्निंग का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मशीन है वो एज अ ह्यूमन बिहेव कर सके, एक्ट कर सके, थिंक कर सके, उसके लिए दो टाइप की लर्निंग यूज़ की जाती है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही सबसेट हैं। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है। देखिए, मशीन लर्निंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू एआई को अचीव किया जा सकता है, जहां पे एल्गोरिदम और डेटा का यूज़ किया जाता है, यानी कि ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस विच फोकस ऑन द यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम टू इमिटेट द वे दैट ह्यूमन लर्न, यानी कि ह्यूमन कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है किसी चीज़ को, उस चीज़ को इमिटेट करने के लिए मशीन लर्निंग में डेटा और एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। इट गिव्स कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटी प्रोग्राम, यानी कि बिना किसी प्रोग्रामिंग के यहाँ पे मशीन लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटर के पास कैपेबिलिटी आती है कि वो चीज़ों को लर्न कर सके। नॉर्मली पहले क्या होता था कि पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देते थे और प्रोग्राम डालते थे, उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के ही कंप्यूटर जो है वो लर्न कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल टूल टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज दी डेटा। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि ये कंप्यूटर को स्टैटिस्टिकल टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है वो डेटा को एक्सप्लोर करता है और एनालाइज करता है। तो ये जो मशीन लर्निंग टर्म है इसको क्वाइन किया था आर्थर सैमुअल ने, क्लियर। तो ये टर्म किसने किया था? क्वाइंड आर्थर सैमुअल ने। तो मशीन लर्निंग जो है तीन टाइप का होता है। एक होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जिसको हम लेबल डेटा यूज़ करते हैं वहाँ पे, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जहाँ पे हम अनलेबल डेटा यूज़ करते हैं, और तीसरा होता है री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग जहाँ पे हम रिवॉर्ड लर्निंग का यूज़ करते हैं, रिवॉर्ड का यूज़ करते हैं, तो या फीडबैक का यूज़ करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? यूज़ ऑफ लेबल्ड डेटा सेट्स टू ट्रेन एल्गोरिदम दैट टू क्लासीफाई डेटा और प्रिडिक्ट आउटकम एक्यूरेटली। अब इसको एग्जांपल से समझिए तो आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे आप जो है कंप्यूटर को क्या करते हैं, ये इमेज डालते हैं कि ये क्या है, एप्पल है, इनपुट डेटा, इस इमेज को आप इनपुट करते हैं, और दूसरा साथ ही साथ इसको लेबल कर देते हैं। लेबल यानी कि बताते हैं कि दीज आर एप्पल्स, क्या है, ये इमेज है और ये इमेज किस चीज़ का है, एप्पल का है, क्लियर। आपने क्या किया, इसको सिस्टम में फिट कर दिया। अब जो है जब भी आप इसको बताएंगे कि ये क्या है, इससे पूछेंगे कि ये किस चीज़ का इमेज है, तो ये क्या देगा आउटपुट, इट इज़ एन एप्पल। तो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड यानी कि यहाँ पे आप उसको गाइड कर रहे हो। आपको क्लास में बताया जाता है ना, फैकल्टी बताती है कि ये चीज़ ये है, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज। इसी तरीके से मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यहाँ पे क्या होता है, आप उसको डेटा के साथ उसको लेबल डेटा प्रोवाइड करते हो, यानी कि ये क्या क्या है वो आप बताओगे। अगर कोई कार की इमेज डाले तो उसको बताओगे दिस इज ए कार, क्लियर। तो यहाँ पे आप एप्पल का इमेज डाल रहे हो तो उसको बताओगे दिस
दीज आर एप्पल्स, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है, एप्पल है। तो जब भी आप उसको वो चीज़ इमेज दिखाओगे तो वो बता देगा कि ये क्या है, एक एप्पल है। वहीं पे जो दूसरा टाइप है दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लेबल डेटा का यूज़ नहीं कर रहे हो, अनलेबल डेटा सेट का यूज़ कर रहे हो। तो यूज़ मशीन्स लर्निंग एल्गोरिदम टू एनालाइज एंड क्लस्टर अनलेबल्ड डेटा सेट। यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, क्लस्टर अनलेबल्ड डेटा सेट को। दीज एल्गोरिदम डिस्कवर हिडन पैटर्न और डेटा ग्रुपिंग विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो हिडन पैटर्न या डेटा ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपने जो है सिस्टम में मॉडल में जो है आपने एक ये इमेज डाली, यहाँ पे एप्पल, बनाना और जो है ऑरेंज भी है सपोज करिए। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, अब अनलेबल्ड है, ये तो बताएगा नहीं कि एप्पल है कि बनाना है कि ऑरेंज है। तो ये क्या करेगा, उसको ग्रुप कर देगा, एप्पल को एक साइड कर देगा, ऑरेंज को एक साइड कर देगा और बनाना को एक साइड कर देगा। तो दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यहाँ पे क्या है, क्लस्टर बना दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्लस्टर कर दिया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसको समझेंगे कि बहुत सारे आपने बर्ड्स और एनिमल्स का यूज़ करके आपने जो है वहाँ पे नो लेबल, कोई भी लेबल नहीं दिया, सिर्फ उनकी इमेज जो है डाल दी डेटा सेट में। क्लियर, डेटा में आपने क्या डाल दिया है, ये डेटा। अब जो है वो क्या करेगा, वो जो है क्लस्टर बना देगा, बर्ड्स को एक साइड कर देगा, जो फिश हैं उनको दूसरी साइड कर देगा, और जो एनिमल्स हैं जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, उनको दूसरी साइड सेग्रीगेट कर देगा। तो दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्लियर। वहीं पे तीसरा है री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है, यहाँ पे ए सीक्वेंस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम विल बी री इन्फोर्स टू डेवलप द बेस्ट रिकमेंडेशन और पॉलिसी फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम मिस्टेक से या फिर फीडबैक से सीखते हैं। यहाँ पे जो मशीन है वो आपके मिस्टेक से या फिर आपके फीडबैक से सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को समझिए। आप सपोज करें कि आपने क्वेश्चन पूछा, रिस्पॉन्स आया वहाँ से कि ये मैंगो है। क्लियर, आपने पूछा कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये एक एप्पल है। लेकिन जो रिस्पांस आता है मशीन लर्निंग से या फिर एआई से, वो कहता है कि इट्स अ मैंगो। तो ये क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे। आप फीडबैक दोगे रॉन्ग, इट्स एन एप्पल। आप क्या कहोगे कि गलत, ये एप्पल है, ये मैंगो नहीं है। तो अब क्या है, वो एआई जो है उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, उस चीज़ को सीख लेगा, और उसके बाद जब भी दोबारा आप उस चीज़ से पूछोगे कि ये चीज़ क्या है, तो रिस्पॉन्स करेगा इट्स एन एप्पल। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, री इन्फोर्स रिस्पॉन्स आ गया। पहले उसको क्या पता चला, पहले ही पता चलेगा हाँ ये तो मैंने इसको मैंगो कहा था, ये एप्पल था, तो ये गलत है। यानी कि अब दोबारा जब भी आप उससे पूछोगे तो बताएगा कि ये मैंगो नहीं, ये एप्पल है। तो दैट इज री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। क्लियर। तो ये तीन टाइप की लर्निंग होती है मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में डेटा का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना होगा, डेटा का यूज़ करके जो है आप एआई को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, या फिर आप जो है सजेशंस, आपने देखा होगा वेबसाइट पे आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्लियर, या कुछ भी आपने सर्च किया एक दिन, तो उसके बाद दोबारा उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको सजेशंस में वही दिखा देता है। क्यों? क्योंकि उसने लर्न कर लिया कि आप पिछली बार आए थे तो आपने ये चीज़ सर्च की थी, और उसके बाद उसी के बेसिस पे वो आपको सजेशंस दे देता है। तो दैट इज मशीन लर्निंग। अब बात कर लें डीप लर्निंग की। तो डीप लर्निंग जो है ये सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए दो टाइप की लर्निंग हमने यूज़ की, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर ही डीप लर्निंग आता है। तो ये क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क करता है। जो मशीन लैंग्वेज है, जो मशीन लर्निंग है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन डीप लर्निंग में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। और ये जो है ना, ये ह्यूमन ब्रेन जैसे ह्यूमन ब्रेन काम नहीं करता। न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं हमारे माइंड में, और अलग अलग रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं, उसके हिसाब से फिर वो आउटपुट देता है, उनको एनालाइज करता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। तो उसी तरीके से डीप लर्निंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। आपने मशीन लर्निंग देखी, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम मॉडल को इनपुट देते हैं, साथ ही साथ सुपरवाइज किया जाता है, फीचर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यानी कि जो सुपरवाइजर होता है, जो ह्यूमन होता है, वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे जो है फीड करता है। उसके बाद जो मशीन है वो क्लासीफाई करता है और उसको जो है आउटपुट आपको दे देता है। लेकिन जो डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको इनपुट दिया जाएगा, बाकी जो फीचर एक्सट्रैक्शन है और क्लासिफिकेशन है, ये दोनों ही काम मशीन खुद ब खुद करेगी और आपको जो है आउटपुट देती है। तो दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दे दिया जाएगा, उसके बाद जो मशीन है वो खुद ही इस फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगी और क्लासीफाई करके आपको जो है आउटपुट देती है। मशीन में क्या हुआ कि वहाँ पे आपको इनपुट दिया जाता है, साथ ही साथ फीचर को एक्सट्रैक्ट करके भी बताया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आप क्लासीफाई करके, मशीन जो है क्लासीफाई करके आपको जो है आउटपुट दे देता है। तो यही चीज़ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डीप लर्निंग क्या हो गया, इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ
ह्यूमन ब्रेन, जैसे ह्यूमन का ब्रेन जो है काम करता है कि वो डेटा को जो है रिसीव करता है, उसके बाद जो है उसको एनालाइज करके जो है आपको आउटपुट देता है। तो सेम कुछ उसी तरीके से डीप लर्निंग टेक्निक भी काम करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो सिस्टम को, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो जो है अपना क्लासिफिकेशन और फीचर एक्सट्रैक्शन का टेक्निक लगा के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का यूज़ करके जो है एल्गोरिदम का यूज़ करके जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन्स में, तो उसी का जो है आर्टिफिशियल फॉर्म जो होता है वो डीप लर्निंग में यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो डीप लर्निंग टेक्निक है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है डीप लर्निंग। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अटेम्प्ट टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करता है, यानी कि जिस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन जो है वो काम करता है, कुछ उसी तरीके से मशीन को काम करवाने के लिए, एआई को अचीव करने के लिए डीप लर्निंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड नोड्स के साथ होते हैं, ईच बिल्डिंग अपॉन प्रीवियस लेयर टू रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज द प्रिडिक्शन और कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनपुट आता है वो अलग अलग लेयर से पास ऑन करता है, और अलग अलग लेयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे कि जो भी प्रिडिक्शन है या फिर जो कैटेगराइजेशन है उसको रिफाइन किया जा सके, उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। दीज एलिमेंट वर्क टूगेदर टू एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज, क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट विद इन द डेटा। तो जो डेटा है उसमें उसको सही से एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट को जो है ये टेक्निक यूज किया जाता है मल्टीपल लेयर्स का, जहां पे जो डेटा है वो रिफाइन होता है, ऑप्टिमाइज होता है, ताकि जो प्रिडिक्शन है, कैटेगराइजेशन है वो इफेक्टिव हो और एक्यूरेट किया जाए। क्लियर? तो जो इनपुट और आउटपुट लेयर होते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क को, उसको हम विजुअल लेयर कहते हैं। बाकी जो बीच में लेयर्स होते हैं उसको हम हिडन लेयर्स कहते हैं। द इनपुट लेयर इज वेयर द डीप लर्निंग मॉडल इंजेस्ट द डेटा फॉर प्रोसेसिंग। तो यानी कि जो मॉडल में इनपुट डेटा आता है वो इनपुट लेयर में ही जो है इंजेस्ट होता है, उसके बाद आउटपुट लेयर से जो है फाइनल प्रिडिक्शन या फिर क्लासिफिकेशन जो है वो निकल कर आता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट लेयर ही विजुअल होता है, बाकी जो बीच में लेयर होते हैं वो हिडन लेयर होते हैं। तो डीप लर्निंग जो है आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिडिक्शंस या फिर जो है कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि डीप लर्निंग कहाँ यूज़ होता है। तो कस्टमर सपोर्ट में हो गया। कस्टमर सपोर्ट में आप अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सामने से रिस्पॉन्स आता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, एमआरआई इमेज रीडिंग्स हो गई, इन सब में जो है डीप लर्निंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज बिग डेटा। बिग डेटा नाम में क्लियर है, बिग डेटा यानी बहुत बड़ा डेटा, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर? तो बिग डेटा रिफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर? चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, इनका जो कलेक्शन होता है, लार्ज और डाइवर्स कलेक्शन होता है, उसी को बिग डेटा कहा जाता है। और ये बिग डेटा कहाँ से मिलते हैं भाई? आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारा डेटा जो है कंज्यूमर के फीडबैक, रिव्यूज़ और जो उनके ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती है। कंज्यूमर के परचेज हिस्ट्री से जो है आपको डेटा मिलेगा, उनकी वेब ब्राउजिंग, वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं करते हैं। क्लियर? वेबसाइट पे जाते हैं, कितनी देर वेबसाइट पे रहते हैं, कौन सी चीज़ें पे क्लिक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को जो है वो स्किप कर देते हैं, ये सारा डेटा जो है वहाँ पर अवेलेबल है और जो है उसको इकट्ठा किया जाता है। तो जो ये डेटा होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, तो उसी को बिग डेटा कहा जाता है। क्लियर? तो ये क्या है? ये रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। बिग डेटा क्या है? एक्चुअली में एक रॉ मटेरियल है जिसको एनालाइज किया जाता है, और उसके एनालिसिस से ही जो है कंज्यूमर के बिहेवियर, प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स को जो है वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? तो बिग डेटा क्या है? एक तरीके का रॉ मटेरियल है जो कि एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? तो बिग डेटा इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, अदर एडवांस एनालिटिक्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये जो बिग डेटा है, यानी कि जो लार्ज और डाइवर्स कलेक्शन ऑफ डेटा है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किया गया है, इसको जो है एनालाइज किया जाता है यूजिंग मशीन लर्निंग और एआई, और फिर जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसका इस्तेमाल जो है बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, और कोई भी डिसीजन मेकिंग लेना है तो उसके लिए जो है वो किया जाता है, जैसे कि प्राइसिंग क्या करनी है, कब एडवर्टीजमेंट करना है, किस टाइप का मैसेज दिखाना है कस्टमर को। क्लियर? ये सारी चीज़ें जो है वो बिग डेटा के एनालिसिस पे डिपेंड करता है।
तो अब बात कर लें कि क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है एआई, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा का कंज्यूमर को समझने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि बिग डेटा का क्या रोल है इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर। तो सबसे पहली चीज़ कि बिग डेटा क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा है, क्लियर। तो ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर इंसाइट प्रोवाइड करता है। इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। भाई बिग डेटा है तो कंज्यूमर की हर टाइप की डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बिग डेटा अलाउज टू कलेक्ट एंड एनालाइज न्यूमरस डेटा रिलेटेड टू कंज्यूमर फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया, परचेज हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, वो सोशल मीडिया पे क्या फीडबैक दे रहा है, क्या कमेंट कर रहा है प्रोडक्ट को लेके, उसकी परचेज हिस्ट्री क्या है, उसने क्या परचेज किया है, क्लियर। कौन सी चीज़ें बार बार परचेज करता है, कौन सी चीज़ें जिस सिर्फ एक ही बार परचेज किया है, किस चीज़ पे क्लिक करता है, क्लियर। कौन से टाइप के प्रोडक्ट को सर्च करता है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी वेबसाइट को वेब ब्राउज कर रहा है, क्लियर। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिग डेटा से मिल जाती है। तो ये जो है डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्लियर। प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस कवरिंग कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स। तो ये क्या है भाई, बिग डेटा है, लार्ज डेटा है, तो ये जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और जिसपे फिर मशीन लर्निंग एआई का इस्तेमाल करके जो है वहां पर डिफरेंट ट्रेंड्स, डिफरेंट प्रेफरेंसेस के बारे में, कंज्यूमर के बारे में पता लगाया जाता है। जो बिग डेटा है ये मार्केट फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। भाई बिग डेटा के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या चीजें बार बार परचेज करता है, तो फ्यूचर में वो कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड कर सकता है, कितनी क्वांटिटी में डिमांड कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से बिग डेटा का इस्तेमाल करके फोरकास्ट होता है। वहीं पे जो बिग डेटा है, बिग डेटा का इस्तेमाल करके जो है आप वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कस्टमर को किस टाइप के ऑफर्स देने हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस। भाई जैसे स्विगी है, जोमेटो है, आप इस्तेमाल करते हो तो उनको पता है कि आप जो है सैटरडे संडे को जो है आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, तो सैटरडे संडे को ही आप देखोगे कि वहाँ पर आपको ऑफर्स मिलने लग जाएंगे, क्लियर। डोमिनोज पिज्जा परचेज किया तो वहाँ पर आपको जो है ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए ऑफर्स जो है वहाँ पर आने लग जाते हैं। तो ये बिग डेटा का इस्तेमाल करके ही जो है वहाँ पर जो है मार्केटिंग कंपनीज आपको डिफरेंट ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं, क्लियर। तो बिग डेटा कहने का मतलब है कि ये जो है कस्टमर की सभी डेटा को जो है कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग जो है कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में ये प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो जो ये बिग डेटा है यही एक्चुअली बेसिस है, इसी के बेसिस पे, इसी डेटा के बेसिस पे जो एआई है, जो मशीन लर्निंग है, वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, क्लियर। तो कहीं ना कहीं तीनों क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, क्लियर। तो अब बात कर लें कि एआई का क्या रोल है इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर, क्लियर। कंज्यूमर को समझने में एआई क्या रोल जो है परफॉर्म करता है, या फिर एआई कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करने में एआई का क्या रोल है। तो सबसे पहली चीज पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, क्लियर। कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके, कंज्यूमर से रिलेटेड डेटा को स्टडी करके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। आप जो है कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो फिर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन यानी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है एआई का इस्तेमाल करके एआई जो है उनको ऑफर्स जो है वहां पर प्रोवाइड करता है। इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज, आपने देखा होगा कि नॉर्मली पहले क्या होता था कि आप कस्टमर केयर पे फोन करते थे, बहुत वेटिंग करनी पड़ती थी, कभी कभी कॉल भी नहीं लगता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो है आप तुरंत के तुरंत अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है कि कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आप देखोगे कि चैटबॉट आता है, हाउ कैन हेल्प यू, ठीक है। चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट होता है, तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वहां पर टाइप करिए, वहां पर आपको सामने से रिप्लाई तुरंत के तुरंत आ जाता है। तो इंस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस जो है वहां पर मिल रहा है बिकॉज ऑफ एआई टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को, ठीक है, कंज्यूमर को जो है तुरंत के तुरंत सपोर्ट और गाइडेंस मिल रहा है। और कंज्यूमर क्या चाह रहा है ये भी जो है एआई जो है उस चीज को उसकी कमेंट के बेसिस पे एनालाइज कर लेता है, क्लियर। कस्टमर ने जो भी प्रॉब्लम लिखी उसके बेसिस पे एआई जो है उसको एनालाइज करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर वहां पर उसको फीडबैक या फिर रिप्लाई प्रोवाइड करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, एआई जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस को भी हेल्प करता है एनालाइज करने में। कैसे भाई, जैसे कोई कस्टमर है, प्रोडक्ट परचेज किया, अब उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद कस्टमर अपना फीडबैक देता है ना, रिव्यू देता है या फिर ब्लॉग बनाता है ना कि ये प्रोडक्ट ऐसा था, खराब था, अच्छा था, क्या क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, वो सारी चीजें वो बताता है। तो उसको भी जो है एआई एनालाइज करता है, क्लियर। बाय एनालाइजिंग रिव्यूज फीडबैक ऑफ द कंज्यूमर अलाउज द कंपनीज टू रिजॉल्व द कंप्लेंट, प्लान स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। तो एआई जो है क्या कर रहा है, कस्टमर के रिव्यूज को, फीडबैक को भी एनालाइज कर रहा है और उसके बेसिस पे कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस कस्टमर ने ये प्रॉब्लम बताई है, इस कस्टमर ने ये प्रॉब्लम बताई है, और फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है जो कंपनीज है वो अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करते हैं जिससे कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, या फिर जो भी कस्टमर डिससेटिस्फाई है उसके डिससेटिस्फेक्शन को जो है कम किया जा सके, क्लियर। तो सेंटिमेंट एनालिसिस यानी कि कस्टमर के नेगेटिव रिव्यूज को भी दूर करने में एआई हेल्प करता है। प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, भाई कस्टमर का प्रेजेंट बिहेवियर कैसा है, कस्टमर प्रेजेंटली कौन सा प्रोडक्ट परचेज करता है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करता है, कब परचेज करता है, कहां से परचेज करता है, उन सब चीज को एनालाइज करके फ्यूचर में
कस्टमर का क्या बिहेवियर होगा, कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेगा, कितना परचेज करेगा, वो सारी चीज़ें जो है एआई उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। कहने का मतलब है कि डिमांड को फोरकास्ट करने में हेल्प करती है। क्लियर? ये इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से कस्टमर है जो कि हो सकता है कि कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, या फिर उनका परचेज बिहेवियर फ्यूचर में कैसा होगा, उस सभी चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह है, बस ये आर्टिफिशियल है। ये मशीन जो है डेटा का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पर अपना दिमाग लगाती है और फिर जो है डिफरेंट इंसाइट्स जो है प्रोवाइड करती है कंज्यूमर के बारे में। इसी तरीके से मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है, जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट डेटा से लर्न करता है और फिर प्रिडिक्शंस जो है या फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्लियर? तो पहला और इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड ट्रेंड्स विद इन द बिग डेटा सच एज कंजम्पशन हैबिट एंड बाइंग ट्रिगर्स। यानी कि कस्टमर को कौन सी चीज़ें हैं जो कस्टमर को मोटिवेट करती हैं वो प्रोडक्ट परचेज करे, और कस्टमर का कंजम्पशन हैबिट कैसा है, सैटरडे संडे ऑर्डर करता है या फिर वीक डेज में कभी भी ऑर्डर करता है, रात में प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर? ऑफर्स जब आते हैं तभी प्रोडक्ट परचेज करता है, फिर नॉर्मल डेज में प्रोडक्ट परचेज करता है। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके जो है वहाँ पर जो है जो भी पैटर्न होता है कस्टमर का, जो भी ट्रेंड होता है कस्टमर का, वो उसको प्रोवाइड करता है। क्लियर? कि कस्टमर तो डेटा को एनालाइज करके कस्टमर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है कौन? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यही है ही ये। क्लियर? कि ये डेटा से ही सीखता है और फिर जो है प्रिडिक्शंस और डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करता है। कस्टमर सेगमेंटेशन, मशीन लर्निंग जो है कस्टमर को सेगमेंट करने में भी जो है हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्पेंडिंग बिहेवियर, उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे कस्टमर को सेगमेंट भी करता है। यानी कि जैसे कि एक ग्रुप बना दिया कि जो बच्चों के कपड़े परचेज करते हैं, एक ग्रुप बना दिया जो एडल्ट्स के ही परचेज करते हैं कपड़े। क्लियर? इसी तरीके से डेमोग्राफिक कि कौन उत्तर प्रदेश के हैं, कौन बिहार के हैं, कौन जो है दिल्ली से हैं, तो उनको डेमोग्राफिक के बेसिस पे या फिर उनके स्पेंडिंग बिहेवियर पे कि कौन से लोग हैं जो सिर्फ सैटरडे संडे को ही परचेज करते हैं, कौन से लोग हैं जो वीकडेज में ही परचेज करते हैं। क्लियर? तो सेगमेंट कर देता है। क्लियर? तो ये डेटा जो आएगा, जो बिग डेटा होगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एनालाइज करके मशीन लर्निंग सेगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। एडजस्ट प्राइसिंग डायनेमिकली, प्राइस को डायनेमिकली यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज भी करता रहता है। वो किस पे बेसिस पे चेंज करेगा? कस्टमर के डिमांड पे। ठीक है? अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आप फ्लाइट टिकट बुक करें तो अगर आपने गूगल पे सर्च कर लिया कि दिल्ली टू गोवा जो है क्या प्राइस है, तो अब आप देखेंगे कि जिस दिन आप सर्च करेंगे उस दिन कुछ रेट प्राइस दिखाएगा, कल आप सर्च करेंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, परसों आप सर्च करेंगे तो उसकी प्राइस हो सकता है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ देख लिया कि आप दिल्ली से गोवा जाने के लिए प्लान कर रहे हो, तो अब वो क्या करेगा? अब वो या तो आपको ऑफर देके सस्ता करेगा या फिर वो महंगा करता चला जाता है। ठीक है? तो एडजस्ट प्राइसिंग डायनेमिकली। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जाने की फ्लाइट अगर आपने बुक कर ली और वापस आने की फ्लाइट आपने बुक नहीं की, तो वापस आने की फ्लाइट आपको महंगी मिलने लग जाती है, क्योंकि पता है कि जा रहे हो तो वापस भी आओगे। क्लियर? तो प्राइस को डायनेमिकली सेट करने में मशीन लर्निंग हेल्प करता है। फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी, फ्रॉड को भी जो है डिटेक्ट करने में और डेटा को सिक्योर करने में मशीन लर्निंग हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप लॉगिन करिए, तो 3 बार अगर लॉगिन हुआ, 3 बार गलत लॉगिन कर लिया तो चौथी बार आपका ब्लॉक हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आपका जो है जो लॉगिन आईडी है वो ब्लॉक कर देगा, फिर आपको बैंक ब्रांच में जाना होता है, फिर से रीएक्टिवेट करवाना पड़ता है। क्लियर? तो ये मशीन लर्निंग के जरिए ही पॉसिबल हुआ है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कस्टमर कौन सी लिंक पे क्लिक कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। क्लियर? लोकेशन मिसमैच है, आप बैठे कहीं और हो, आप जो है बता कहीं और हो, तो फिर इससे क्या होता है कि इससे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है और उसको फिर सिक्योर भी किया जाता है। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन, जैसा कि हमने बताया कि भाई डेटा को एनालाइज किया जाता है, मशीन लर्निंग जो है फिर आपके डेटा को एनालाइज करके फिर आपकी प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को जो है प्रेफर करते हो, फिर उससे रिलेटेड ही जो है आपको वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वहाँ पर शो किए जाते हैं। आपकी परचेज हिस्ट्री के बेसिस पे आपको जो यहाँ पर जो है रिकमेंड किया जाता है, डिफरेंट ऑफर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो है डिफरेंट रोल्स हैं मशीन लर्निंग के, बिग डेटा के, एआई के। तो कहने का मतलब हम इसको समराइज करें तो बिग डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है रॉ इन्फॉर्मेशन। क्लियर? कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, रॉ इन्फॉर्मेशन जो है वो बिग डेटा प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स को, कस्टमर के परचेजिंग बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, और फिर एआई जो है इन सभी इंसाइट्स को, इन सभी अंडरस्टैंडिंग को जो है इस्तेमाल करके डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में हेल्प करता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो करता है कि फ्यूचर में डिमांड क्या हो सकता है, डिमांड को फोरकास्ट करता है। क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल है बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एआई के कंज्यूमर को समझने में। कहने का मतलब है कि कंज्यूमर के रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को, कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर को, कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेज हैं उसको एनालाइज किया जाता है, और उसी के बेसिस पे भी कस्टमर को जो है वहाँ पर जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कस्टमर को ऑफर्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है।
बिहेवियरल टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज। देखिए मार्केटिंग में आपने टारगेटिंग ऑलरेडी क्या होता है पढ़ रखा है, क्लियर। तो टारगेटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट को अलग अलग बेसिस पे जो है वहाँ पर सेगमेंट किया जाता है। फिर जो है कंपनीज जो है वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करती हैं और उस सेगमेंट के लिए जो है मार्केटिंग एफर्ट, कैंपेन, एड वगैरह रन करती है, क्लियर। तो टारगेटिंग यानी कि स्पेसिफिक कंज्यूमर के ग्रुप को सिलेक्ट करके उसके ऊपर फोकस करना, उसको टारगेट करना, उनके लिए जो है पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनाना, एड्स बनाना, मार्केटिंग कैंपेन रन करना, वही टारगेटिंग होता है। तो बिहेवियरल टारगेटिंग क्या हो जाएगा? तो बिहेवियरल टारगेटिंग यहां पर क्या हो रहा है कि टारगेटिंग की जा रही है लेकिन कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे, क्लियर। तो बिहेवियरल टारगेटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक दैट यूजेस अ पर्सन्स ऑनलाइन एक्शन। वो ऑनलाइन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके सर्च क्वेरीज, वो कौन से प्रोडक्ट को सर्च करता है, या उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लियर। वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिलेगा, उसकी परचेज हिस्ट्री, क्लियर। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और इसी के बेसिस पे जो है फिर जो कस्टमर है उनको टारगेट किया जाता है, जिससे कि उनको पर्सनलाइज्ड एड और कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके, क्लियर। तो बिहेवियरल टारगेटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक दैट यूजेज अ पर्सन्स ऑनलाइन एक्शन सच एज ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च क्वेरीज टू डिलीवर पर्सनलाइज एड एंड कंटेंट। तो यहाँ पर बिहेवियरल टारगेटिंग का मेन फोकस क्या होता है कि जो कस्टमर का जो भी बिहेवियर है उस चीज को एनालाइज किया जा सके, उसके ऑनलाइन एक्शन को समझा जा सके कि वो कौन से प्रोडक्ट को सर्च करता है, कौन सी वेबसाइट को यूज करता है, किस टाइम पे यूज करता है, क्लियर। उसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजिंग की, ये सारी चीजें जो है एनालाइज की जाती हैं और उसके बेसिस पे उसको पर्सनलाइज एड और कंटेंट जो है वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। द गोल इज टू शो रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट्स बेस्ड ऑन आर यूजर्स डिमोस्ट्रेटेड इंटरेस्ट एंड बिहेवियर व्हिच कैन इंप्रूव एड परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर मेन गोल क्या होता है बिहेवियर टारगेटिंग का कि भाई अगर कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है आप उसको जो है ऐड दिखाओगे, आप जो है उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है उसने जो है लगातार बार बार गार्डनिंग वेबसाइट्स को सर्च किया है, क्लियर। गार्डनिंग वेबसाइट यानी कि ऐसी वेबसाइट जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस वेबसाइट को उसने सर्च किया है और कुछ गार्डनिंग टूल का जो है उसने जो है अपने कार्ट में सेव करके रख भी लिया है कि आगे चल के उसको परचेज करेगा। तो ऐसे में जब कोई कंपनी है उसने इस बिहेवियर को देखा तो वो क्या करेगी, अब उस कस्टमर को बार बार उस गार्डनिंग टूल्स को रिमाइंड करेगी, उसी गार्डनिंग टूल्स का जो है ऐड देगी, उसको रिमाइंड करेगी कि आपने कार्ट में इसको रखा है, इसको परचेज कर रहे हैं, ऑफर्स वहां पर उस गार्डनिंग टूल्स को लेकर दिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दैट इज बिहेवियरल टारगेटिंग। तो कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे उसको ऐड दिखाना, उसको जो है कंटेंट प्रोवाइड करना, उसको ऑफर्स देना, यही बिहेवियरल टारगेटिंग है, क्लियर। कस्टमर का बिहेवियर क्या था कि उसने प्रोडक्ट को सर्च किया और अपने कार्ट में रख लिया लेकिन परचेज नहीं किया, क्लियर। तो आपने कंपनी ने इस चीज को देख लिया तो अब कंपनी उस कार्ट में जो भी प्रोडक्ट रखा है कस्टमर उसको परचेज कर ले, उसके लिए उसको ऑफर करेगी, उसको रिमाइंड करेगी कि आपके कार्ट में प्रोडक्ट है ऑलरेडी जो है एडेड है, क्लियर। ऑफर्स प्रोवाइड करेगी, उसी से रिलेटेड उसको एडवर्टीजमेंट शो करेगी। तो दैट इज बिहेवियरल टारगेटिंग, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले कस्टमर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। मार्केटर्स कलेक्ट डेटा ऑन यूजर बिहेवियर थ्रू कुकीज। आपने देखा होगा जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए आता है, तो कुकीज के जरिए जो है आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट की जाती है। पेज व्यू, आपने कौन सा पेज देखा है, कितना टाइम स्पेंड किया किसी वेबसाइट पर, कौन कौन से आपने आइटम सर्च किए हैं, कौन से कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर वहाँ जो प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है, हर कस्टमर का प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है कि ये कस्टमर क्या क्या सर्च करता है, दूसरा कस्टमर क्या क्या सर्च करता है, तीसरा कस्टमर क्या क्या सर्च कर रहा है, क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, क्या इंटरेस्ट है, क्या परचेज इंटेंट है, उसके बेसिस पे प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है। जैसे एक कस्टमर है उसने गार्डनिंग टूल्स को जो अपने कार्ट में ऐड रखा है, दूसरा कस्टमर है वो जो है गारमेंट्स को जो है सर्च कर रहा है, तीसरा कस्टमर है वो शूज़ को सर्च कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग परचेज इंटेंट, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रोफाइल सभी कस्टमर का बिल्ड किया जाता है और फिर उसी के बेसिस पे पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग जो है वो उन कस्टमर्स को शो होता है। पर्सनलाइज कंटेंट जो है उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े और जो है उनका इंगेजमेंट, उनका कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज हो। कन्वर्जन कहने का मतलब है कि अभी तक आप सर्च ही कर रहे थे लेकिन जब आपको ऑफर मिल जाएगा, आपको ऐड मिल जाएगा और उसमें ऑफर्स मिल जाएंगे तो आप उसको परचेज कर लोगे। आपने कार्ट में ऐड करके रखा था लेकिन परचेज नहीं किया था तो वहां पर बार बार आपको रिमाइंडर आएगा
कंपनी की तरफ से, ठीक है। और उसमें ऑफर्स भी दिया जाएगा कि अगर आप जो है अगले इतने घंटे में परचेज करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इस टाइप से जो है आपको वहाँ पर एड्स और जो है ऑफर्स प्रोवाइड करके आपको जो है कन्वर्ट किया जाता है एज अ कस्टमर। तो ये जो है मेन मोटिव होता है बिहेवियर टारगेटिंग का, कि कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कस्टमर ऑनलाइन कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, उससे रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करके उसके लिए पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट करना, पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड करना ही बिहेवियरल टारगेटिंग कहलाता है। क्लियर। तो बिहेवियरल टारगेटिंग में आप देखेंगे तो यूजर्स के ऑनलाइन बिहेवियर को इकट्ठा किया जाता है। कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से, उसकी परचेज हिस्ट्री से, यानी कि प्रीवियसली उसने क्या परचेज किया है, ऑन साइट एक्शन से कि कौन से वेबसाइट पे कितना समय बिता रहा है। भाई जिस वेबसाइट पे ज़्यादा समय बिता रहा है, यानी कि वो वेबसाइट उसको पसंद है, तो उस पर ऐड दिखाना चाहिए। क्लियर। तो इसी तरीके से उसने कौन कौन से आइटम सर्च किए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बेसिस पे जो है फिर उनको टारगेट करना। क्लियर। टारगेट करके क्या करना है? पर्सनलाइज, वहां पर पर्सनलाइज ऐड या पर्सनलाइज कंटेंट उनको प्रोवाइड करना है। तो अब बात कर ले कि पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा प्लान डेवलप किया जाता है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है गुड्स सर्विसेज या फिर कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंसेस बाय टेलरिंग गुड्स सर्विस और कंटेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कस्टमर नीड। हर इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के बेसिस पे उसको जो है गुड्स सर्विसेज ऑफर्स कंटेंट प्रोवाइड करना, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करना ही पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी कहलाती है। जैसे कि ई कॉमर्स साइट क्या करती हैं कि आपको बार बार जो है वो प्रीवियसली जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया रहा होगा उससे रिलेटेड जो है आपको वहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे, एड शो करेंगे और ईमेल्स जो है आपको पर्सनलाइज ईमेल्स भी भेजेंगी आपके नाम से। हालांकि वही ईमेल जो है कईयों को जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक हर कस्टमर के नाम से वो ईमेल जाता है। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। पर्सनलाइजेशन यानी कि हर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट ऑफर्स और एडवर्टीजमेंट शो कर रही होती है। आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च किया होगा आपको उसी से रिलेटेड एड्स दिखेंगे। आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है प्रीवियसली तो उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो है आपको सजेस्ट किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपने पेन परचेज कर लिया है तो हो सकता है कि आपको दूसरे ब्रांड के पेन को सजेस्ट किया जाएगा या फिर रिफिल्स वहां पर जो है आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो ये पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी है। भाई आपने, आप सपोज करिए कि आपने प्रिंटर परचेज किया, प्रिंटर परचेज किया है तो जाहिर सी बात है आपको A4 शीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो एड्स आएंगे आपको A4 शीट के भी एड्स वहां पर आते जाएंगे। क्लियर। A4 शीट्स के जो है वहां पर आपको रिकमेंडेशन आएंगे। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। यही होता है बिहेवियरल टारगेटिंग। किसी ने प्रिंटर परचेज किया है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वो A4 शीट भी परचेज करेगा प्रिंट करने के लिए। जब A4 शीट पे उसको चाहिए होगा तो उससे रिलेटेड जो है कंपनीज ऐड दिखाने लग जाती हैं। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन। क्लियर। तो यूज कस्टमर डेटा टू क्रिएट टेलर्ड एक्सपीरियंसेस सच एज सेंडिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग कस्टमाइज सपोर्ट। तो ये जो है पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी होता है। क्लियर। कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्लान डेवलप किया जाता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल की नीड के बेसिस पे उसको प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो की स्ट्रेटजीज involve collecting data on demographics, behavior and preferences to deliver the right message at the right time, which can improve engagement, loyalty and conversion rate. तो पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड डेमोग्राफिक, बिहेवियर, प्रेफरेंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर जो है उसको राइट मैसेज राइट टाइम पे जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो, वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करे, कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो और वो कस्टमर जो है कंपनी के लिए लॉयल भी रहे। क्लियर। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल की कस्टमर नीड के बेसिस पे कस्टमर्स के लिए जो है स्पेसिफिक गुड्स, सर्विस या फिर एड जो है वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर। इंडिविजुअल कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि किसी ने सपोज है कि 32 इंच की टीवी परचेज करने के लिए ऐसे ही उसने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन उसने सर्च किया फिर उसने जो है परचेज नहीं किया। तो अब जो कंपनीज है वो क्या करेंगी, वो 32 इंच की टीवी ही उस पर्सन को, उस कस्टमर को जो है बार बार शो करेंगे कि उससे रिलेटेड एड शो करेंगे, उससे रिलेटेड ऑफर शो करेंगे 32 इंच की टीवी के लिए। क्लियर। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने गूगल पे सर्च किया कि उसको 32 इंच टीवी जो है चाहिए, तो उसने सर्च किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन उसने परचेज नहीं किया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कंपनीज को पता चल गया कि इसको 32 इंच की टीवी चाहिए, तो उससे रिलेटेड एड्स शो करना, उससे रिलेटेड ऑफर शो करना, दैट इज पर्सनलाइजेशन। क्लियर। तो अब हम कुछ बिहेवियरल टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन के स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लें। तो उसमें से एक स्ट्रेटजी है ऑन साइट रीटारगेटिंग। ऑन साइट रीटारगेटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, उसको कार्ट में सेव कर लेते हैं। कार्ट यानी बास्केट जैसा होता है, तो उसमें जो है वो उसको सेव करके रखते हैं कि आगे चल के उसको परचेज कर लेंगे। क्लियर। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार कस्टमर जो है कार्ट में ऐड
तो कर लेता है लेकिन उसको परचेज नहीं करता और वो लॉग आउट करने वाला होता है, जो है वेबसाइट से बाहर जाने वाला होता है। तो ऐसे में वहाँ पर उसको एक ईमेल आता है या फिर जो है उसको जो है वहाँ पर पॉपअप में मैसेज आता है कि आपने कार्ट में ये सारे आइटम ऐड कर रखे हैं, आप उसको परचेज करें। तो दैट इज ऑन साइट रीटारगेटिंग, साइट पे ही आपको रीटारगेट किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर वेबसाइट पे क्या कर रहा है वो चीज़ देखी जा रही है, कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किए हैं वो चीज़ देखी गई, और उसके बेसिस पे जो है उसको वहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है कि आपने कार्ट में ऐड किया है, इसको परचेस कर लें। या फिर आपने वेबसाइट छोड़ दी तो अगले दिन आपको ईमेल आ जाएगा कि आपने कार्ट में ये सारे आइटम सेव करके रखे हैं, आप जो है इसको परचेज कर सकते हो। तो रिमाइंड करना कहने का मतलब, ठीक है, यहाँ पर यूजर्स को रिमाइंड किया जाता है कि आपने कार्ट में सेव कर रखा है, आप इसको परचेज करें। तो ऑन साइट रीटारगेटिंग। नेटवर्क बेस्ड टारगेटिंग, नेटवर्क बेस्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर यूजर्स की ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट पे उसने क्या सर्च किया है, कौन से प्रोडक्ट कौन से आइटम सर्च किए हैं, उसके बेसिस पे उसका प्रोफाइल तैयार किया जाता है और उससे रिलेटेड फिर उसको एड्स जो है वो शो किए जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? जैसे कि आपने जो है सर्च कर लिया प्रिंटर, प्रिंटर कौन कौन से ब्रांड के आते हैं, क्या प्राइसिंग है, आपने ऐसे सर्च किया। क्लियर? तो अब आपको देखेंगे कि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होगे तो वहां पर आपको प्रिंटर से रिलेटेड ही एड्स वहां पर देखने को मिलेंगे। तो दैट इज नेटवर्क बेस्ड टारगेटिंग, को आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे आपको जो वहां पर एड्स वहां पर शो हो रहे होते हैं। इसी तरीके से परचेज हिस्ट्री बेस्ड रिकमेंडेशन, यानी कि आपने प्रीवियसली क्या परचेज किया है उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आइटम जो है वहां पर आपको जो है सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपने प्रिंटर परचेज किया तो आपको हो सकता है कि वहां पर इंक का एडवर्टीजमेंट आने लग जाए, या जो प्रिंटर में इंक डलता है या कार्टेज होता है, या फिर जो है आपको A4 शीट का प्रिंट जो है वहां पर ईमेल या फिर एड्स आने लग जाए। तो दैट इज परचेज हिस्ट्री बेस्ड रिकमेंडेशन। क्लियर? तो जैसे कि कोई बुक आपने परचेज कर ली तो बुक स्टोर माइट रिकमेंड अदर बुक्स बाय द सेम ऑथर, यानी कि आपने फिलिप कोटलर की कोई बुक परचेज की, मार्केटिंग की सपोज करिए, तो अब जो है वो वेबसाइट फिलिप कोटलर की जो दूसरी बुक्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करने जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको जो है एड्स वहां पर शो होने लग जाएंगे। तो दैट इज परचेज हिस्ट्री बेस्ड रिकमेंडेशन। तो ये भी बिहेवियरल टारगेटिंग है, कस्टमर ने क्या खरीदा है, क्या सर्च किया है, उसके बेसिस पे उसको जो है वहां पर टारगेट किया जा रहा है। इसी तरीके से सोशल मीडिया टारगेटिंग भी है, यानी कि जो कस्टमर है वो सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पे है और उस पे जो है उसको कंटेंट और एड्स जो है वहां पर शो करना, दैट इज सोशल मीडिया टारगेटिंग। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज लाइफ साइकिल टारगेटिंग, यानी कि यहाँ पर कस्टमर जो है वो कंपनी से कब से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर टारगेट किया जाता है। कोई कस्टमर है पहली बार आपकी वेबसाइट पे है, पहली बार जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है, तो आप उसको एज अ न्यू ज्वाइनिंग आप उसको जो है कुछ वहां पर डिस्काउंट्स दे देते हो। क्लियर? कि पहली बार आ रहा है, क्लियर, तो उसको आपने जो है वहां पर ऑफ दे दिया, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरीके से आपने ऑफ दे दिया। या फिर कोई पुराना कस्टमर है, कई बार आपने परचेज करके गया है, तो उसके लिए जो है आपने कोई स्पेशल डिस्काउंट वहां पर जो है प्रोवाइड कर दिया, स्पेशल ऑफर जो है अपने उसको दे दिया। तो दैट इज लाइफ साइकिल टारगेटिंग। कस्टमर आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है तो कब से जुड़ा हुआ है, पुराना है, नया है, तो उसके बेसिस पे जो है उसको टारगेट करना है, लाइफ साइकिल टारगेटिंग। इसी तरीके से जो हमने बताया कि आपको ईमेल के जरिए भी जो है वहां पर टारगेट किया जाता है, तो आपको पर्सनलाइज ईमेल वहां पर भेजा जाएगा कि हेलो अमित या फिर हेलो दिशान, आपको जो है आपके लिए ये ऑफर्स आए हैं, आपके लिए जो ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पर्सनलाइज ईमेल भी जो है भेजकर जो है टारगेट किया जाता है कस्टमर्स को। क्लियर? तो ये कुछ बिहेवियरल टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजीज थे जिसके जरिए कस्टमर को टारगेट किया जाता है और इंडिविजुअल को कन्वर्ट किया जाता है एज अ कस्टमर, और अगर वो ऑलरेडी कस्टमर है तो और ज़्यादा परचेज करे, इसके लिए जो है उसको वहाँ पर पर्सनलाइज एड्स वगैरह, कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। आज के डिजिटल एरा में हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर से कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करता है, जैसे कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनकी कार्ड डिटेल हो गई, यूपीआई आईडी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो जो है उनके गैलरी, कॉल, मैसेज के एक्सेस भी जो है वो जो है वहाँ पर मांगते हैं। आप जब भी ऐप इंस्टॉल करते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन वो जो है आपसे गैलरी को एक्सेस करने का, कॉल को एक्सेस करने का, मैसेज को एक्सेस करने का भी परमिशन वो आपसे लेता है। तो कहने का मतलब है कि आपके बेसिक डिटेल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं, और ये जो कंज्यूमर का डेटा है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कंज्यूमर के डेटा के बेसिस पे, आपके परचेजिंग हैबिट्स के बेसिस पे, आपके कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट और पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर पाती है। भाई आपको जब तक जानेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन तब तक आपको जो है आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। आपको कब कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी, वो तभी पता चलेगा जब आपके बारे में पता होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, आपके कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वहां पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स उनको जो है कलेक्ट करनी पड़ती हैं। क्लियर?
तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ ध्यान देना होता है कि जो कंज्यूमर का डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका मिसयूज़ ना हो। क्लियर? क्योंकि भाई आज के टाइम पे बिना कंज्यूमर के डेटा को कलेक्ट किए हुए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। आप ऑफलाइन में भी जब शॉप पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है और फिर बिल रिसिप्ट जो है वो आपको वहाँ पर प्रिंट करके दिया जाता है। क्लियर? आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे शॉप ओनर्स हैं जो कि आपको बाई व्हाट्सएप या फिर जो है मैसेज के जरिए जो है आपको वहाँ पर रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटेड कॉपी नहीं देंगे बल्कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वहाँ से आप जो है अपना बिल या फिर रिसिप्ट देख सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें उनके पास चाहिए, तभी तो वो जो है आपको सर्विस दे पा रहे हैं। तो हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो रही है और ऐसे में जो डेटा है वो कंज्यूमर का वो ऑर्गेनाइजेशन के पास आसानी से वहाँ पर चला जा रहा है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कि कंज्यूमर के जो भी इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर का जो भी डेटा है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करें, उसको जो है वो प्राइवेट रखें। प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? गोपनीयता। तो कंज्यूमर प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर प्राइवेसी इन डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डेटा टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनएथोराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्क्लोजर बाय बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर का जो भी डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, भाई प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस चाहिए होगा ना, तो ये डेटा चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। इसी तरह जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, आपका जो है एक्सपायरी कब है उसका जो है जो पीछे कार्ड नंबर होता है वो डिटेल आपको जो फिल करनी पड़ती है। तो ऐसे में वो डिटेल भी जो है कंपनी के पास चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है। तो ऐसे में कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है किसी भी कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ना दें, उसका अनऑथराइज्ड यूज ना करें और ना ही किसी को डिस्क्लोज करें। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? तो ये डेटा जो है ये कलेक्ट करना भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि डेटा अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर जो है आपको पर्सनलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं डेवलप कर पाएंगे और आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट या पर्सनलाइज सर्विस नहीं दे पाएंगे। भाई आपको आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देने के लिए ज़रूरी है कि आपके बारे में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता हो। तो ये जो डेटा कंपनी गैदर करती है, इकट्ठा करती है आपका, वो उनको सपोर्ट करती है कि वो अच्छे से आपको टारगेट कर सके और आपको पर्सनलाइज सर्विस प्रोडक्ट वहाँ पर दे सकें। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि इससे कस्टमर भी हैप्पी होता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाता है और जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है बिजनेस भी ग्रो करता है। क्लियर? तो कंपनीज गैदर कंज्यूमर डेटा बाई ट्रैकिंग कुकीज। आपने देखा होगा जब वेबसाइट ओपन करते हो तो आप वहां पर परमिशन आपसे मांगता है कि कुकीज आता है, तो कुकीज के जरिए जो है आपके जो है सर्चिंग हिस्ट्री को जो है वो देखते हैं कि आप कौन से कीवर्ड्स डाल रहे हो, क्या सर्च करते हो। ऑनलाइन फॉर्म्स आपसे भरवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन जो आप कर रहे हो, जो भी आप फीडबैक दे रहे हो या फिर जो भी आप कमेंट रिव्यूज करते हो वहां से, तो इन सभी जगहों से जो है आप से यानी कंज्यूमर से रिलेटेड डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कंज्यूमर का बहुत सारा डेटा होता है, उनकी सर्च हिस्ट्री, उनकी परचेजिंग हिस्ट्री, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न उठता है कि जो कंज्यूमर का डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे, कंज्यूमर के डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहला तो डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस क्या है, यानी कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या कंज्यूमर उस डेटा कलेक्शन के बारे में अवेयर है कि उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या कंज्यूमर को इस चीज़ के बारे में पता है, कौन कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या इसके बारे में कंज्यूमर को पता है, और इसका एथिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, यानी कि डेटा का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को भी जो है ध्यान में रखता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसर्न है कंज्यूमर प्राइवेसी से रिलेटेड, या फिर कह लीजिए कि कस्टमर का डेटा जो भी कलेक्ट हो रहा है तो उसके लिए ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देनी चाहिए। पहली चीज कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है, सही तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, कस्टमर को पता है कि नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है। और तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से कस्टमर के डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर? तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जैसे सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मींस कि ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए विद कंज्यूमर्स अबाउट व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, व्हाई इट इज कलेक्टेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। यानी कि कस्टमर का कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे कलेक्ट किया जाएगा और कहां इस्तेमाल किया जाएगा, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में कस्टमर को क्लियरली पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी मिलती है कि इसको लेकर वो ट्रांसपेरेंट रहें। ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को इस चीज के बारे में बताना चाहिए कि ये डेटा क्यों लिया जा रहा है उनसे। क्लियर? नेक्स्ट है कंसेंट। कस्टमर से कंसेंट लेना जरूरी है। जब भी आप यानी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से कोई भी डेटा ले रहा है तो उनके कंसेंट से ले, ये नहीं कि चुरा लिया, नहीं, आप कस्टमर को कंसेंट भेजिए। इसलिए देखते होंगे आपकी क्या होता है कि आज के टाइम पे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है। तो जब आप ओटीपी आपके मोबाइल नंबर
पे आएगा और वो ओटीपी जो है आप दे दोगे, तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, कंसेंट दिया। डिलीवरी वाला आता है आपके यहाँ पर, तो आप क्या करते हो, आप उसको ओटीपी देते हो, तब वो जो है आपको प्रोडक्ट देता है, यानी कि आपने कंसेंट दिया है कि हाँ आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गया है और जो है आपने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है। क्लियर? तो कंसेंट, तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो कस्टमर का कंसेंट लेना जरूरी है। डेटा मिनिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ उतना ही कलेक्ट करें, ज्यादा फालतू के डेटा ले ही ना। भाई आप बेवजह की डेटा लोगे तो आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उसको जो है आपको संभाल के रखना है। तो इसलिए जो जरूरी डेटा है सिर्फ उतना ही लीजिए। ओनली कलेक्ट द डेटा दैट इज ट्रूली नेसेसरी फॉर द इंटेंडेड पर्पज। अवॉइड कलेक्टिंग एक्सेसिव इंफॉर्मेशन विच इंक्रीज रिस्क। आप एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लोगे, रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन का आपको ज्यादा करना पड़ेगा, वहां पर कंज्यूमर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। तो इसलिए वही डिटेल्स लीजिए जो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल कहने का मतलब है कि यहां पर कस्टमर के पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो कौन सा डेटा रखना चाहता है, कौन सा डेटा डिलीट करना चाहता है। अलाउ यूजर्स टू एक्सेस, करेक्ट एंड डिलीट देयर पर्सनल डेटा। जैसे आपने लॉगिन आईडी बना रखी है, तो लॉगिन आईडी में वहां पर आपका बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है, नाम, एड्रेस, पिता का नाम, माता जी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो वहां पर ये एक्सेस होना चाहिए कस्टमर के पास कि वो कौन सा डेटा रखना चाहता है, कौन सा डेटा करेक्ट करना चाहता है, कौन सा डेटा डिलीट करना चाहता है। ये यूजर के पास कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरीके से सिक्योरिटी, तो जो भी इंक्रिप्शन की पॉलिसीज हैं, जिस भी तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डेटा ब्रीच ना हो, अनऑथराइज एक्सेस ना हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर अप टू डेट रहना चाहिए। वहां पर अप्रोप्रिएट डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और कस्टमर को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने सिस्टम पे जो है एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका डेटा प्रोटेक्ट हो, कोई भी ब्रीच वहां पर ना हो सके। साथ ही साथ जो कॉम्प्लियंस होते हैं, यानी कि जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए, कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए जो है जीडीपीआर है, सीसीपीए है, इंडिया का डीपीडीपी एक्ट है और आईटी एक्ट है, इन सबको जो है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। जीडीपीआर कहने का मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोप में होता है। सीसीपी यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंडिया में। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। क्लियर? तो ये सारे एक्ट हैं, इसको जो है फॉलो करना चाहिए। जब आप इस एक्ट को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का डेटा प्राइवेट रहेगा और डेटा प्रोटेक्ट रहेगा, उसका मिसयूज नहीं होगा, अनऑथराइज एक्सेस वहां पर नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, या फिर कहिए कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनको सही तरीके से फॉलो करती है तो कंज्यूमर का डेटा सेफ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, उसका अनऑथराइज यूज नहीं होगा। तो कंज्यूमर का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है, कंज्यूमर प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कंज्यूमर के डेटा को अनऑथराइज यूज होने से बचाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। पहला चीज कि ये ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। रेस्पेक्टिंग यूजर प्राइवेसी हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर ब्रांड। यानी कि अगर आप कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करोगे, कस्टमर के प्राइवेसी को ध्यान में रखोगे, तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहेगा और कस्टमर को लगेगा हाँ कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी जो है कोई भी गलत मिसयूज नहीं करेगी आपकी इंफॉर्मेशन का। इनहेंस रेपुटेशन, जाहिर सी बात है कि जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो रेपुटेशन भी जो है वो इंक्रीज होगा। एथिकल डेटा हैंडलिंग कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इन दी मार्केट। मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकियों से अलग दिखेगी, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर प्राइवेसी पे फोकस करता है। बाकी कोई अगर दूसरी कंपनी वो नहीं कर रही है तो आप अलग ही वहां पर खड़े होगे, आपका रेपुटेशन वहां पर इंक्रीज होगा। अवॉइड पेनल्टीज, भाई बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर डेटा को लेकर सीरियस नहीं है और गलत तरीके से मिसयूज करे इन्फॉर्मेशन का, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा पेनल्टीज भी लगाए जाएंगे, चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। क्लियर? वहां पर जो है उनके ऊपर फाइन्स लगा सकते हैं, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो पेनल्टीज को अवॉइड करना है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है डेटा प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्राइवेसी पे फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। एंड अडैप्ट्स टू मार्केट चेंजेस, भाई कंज्यूमर आज के टाइम पे क्या है, वो प्राइवेसी कॉन्शियस हो गया है। कंज्यूमर इस चीज पे ध्यान देता है कि उसका डेटा लीक ना हो, उसका डेटा जो है कोई मिसयूज ना हो उसके डेटा का। तो ऐसे में प्रोटेक्शन पे फोकस करता है जो कस्टमर है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काम कर रही होगी, कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन पे फोकस करती है, उसके साथ जो है कस्टमर जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा। क्लियर? उनके साथ डेटा शेयर करना चाहेगा। तो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंजेस को अडॉप्ट करने पड़ेंगे और कंज्यूमर प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? तो आज के डिजिटल एरा में भाई जाहिर सी बात है कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कार्ड डिटेल, ये सब चीज़ें तो ऑनलाइन परचेजिंग करें तो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस डेटा का कोई भी वो मिसयूज ना करे, गलत यूज ना होने पाए और कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके आपके लॉगिन आईडी का, आपके डिटेल्स का।
इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न। तो यहाँ पर दो टर्म है, इमर्जिंग ट्रेंड और डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न। देखिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि कोई नया पैटर्न, कोई नया आइडिया, कोई नया डेवलपमेंट जो कि पॉपुलर हो रहा है, सब लोग उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तो इमर्जिंग ट्रेंड यानी कि कोई नया ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, वो लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं उस ट्रेंड को। और डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल कंटेंट है, उसको जो है कस्टमर यूज़ कर रहा है। क्लियर? डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न कि किस तरीके से, किस पैटर्न से, किस ट्रेंड से डिजिटल चीज़ों का कंजम्पशन हो रहा है, यूज़ हो रहा है। दे इंक्लूड द टाइप ऑफ कंटेंट एक्सेस, यानी कि किस टाइप का कंटेंट एक्सेस हो रहा है। मूवीज़ है, इंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, वीडियो देख रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या फिर शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर इंस्टेंट डिलीवरी वाला ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो किस टाइप का कंटेंट एक्सेस किया जा रहा है, कौन से डिवाइस से यूज़ किया जा रहा है, मोबाइल से है, लैपटॉप से है, आईफोन से है, और टाइमिंग ऑफ कंजम्पशन क्या है कि सुबह, रात, दोपहर, कब जो है कंजम्पशन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है शो करता है। जैसे कि यूट्यूब पे आप देखेंगे तो यूट्यूब पे नॉर्मली जो ज़्यादा पब्लिक लोग वॉच करते हैं, वो नॉर्मली शाम को, रात के समय ज़्यादा लोग देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस। तो ये टाइमिंग होता है। क्लियर? तो डिजिटल कंटेंट का यूज, कौन से डिजिटल कंटेंट का यूज़ हो रहा है, किस डिवाइस से यूज़ हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, टाइमिंग क्या है कंजम्पशन का, ये सारी पैटर्न ही डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न कहलाते हैं। तो एनालाइजिंग दीज पैटर्न इज इसेंशियल फॉर बिजनेस एमिंग टू इनहेंस यूजर एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रूव देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो इस डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इस डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ही यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि अभी एजुकेशनल वीडियो की बात करें तो सभी को पता है कि शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए घर पे बैठता है, तो उस वक्त जो है वीडियोस प्रोवाइड करना बच्चों के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्लियर? इसी तरीके से मूवीज जो रिलीज होती हैं तो आप देखेंगे सैटरडे संडे के आसपास जो है रिलीज होती है। क्योंकि क्यों रिलीज होती है? क्योंकि पता है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो फ्राइडे नाइट को जो है मूवी रिलीज करिए, आराम से सैटरडे संडे जो है लोग फ्री रहते हैं और मूवीज को देखेंगे। तो इस तरीके से जो है डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके सर्विसेज को जो है, प्रोडक्ट्स को जो है वहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है, कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को इंप्रूव किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उसको डेवलप किया जा सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे सभी को पता है कि लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। क्लियर? चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, लोग शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। तो अब जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं वो अपने एड्स शॉर्ट्स पे डालना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि लोग स्क्रॉल करते रहेंगे, बीच में ऐड भी आता रहेगा, उसको भी देखेंगे और स्क्रॉल करेंगे, तो एड्स जो है वो जो है यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आने गए। और जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपने प्रोडक्ट के शॉर्ट्स वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड भी कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि डिजिटल कंजम्पशन पैटर्न क्या है कस्टमर का। क्लियर? और उसमें क्या इमेजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो अगर हम कुछ इमेजिंग ट्रेंड्स की बात करें डिजिटल कंजम्पशन की, तो सबसे पहला यूज़ ऑफ इंस्टेंट डिलीवरी ऐप। आपने देखा होगा कि पहले पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल मेथड था कि आप शॉप पे जाते थे, वहाँ से गुड्स सर्विसेज परचेज करते थे और घर चले आते थे। उसके बाद धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ा, तो वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग हो गया स्टार्ट, कि जो है वहाँ पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, एक दो दिन बाद प्रोडक्ट आ जाता था। अब क्या हो गया है कि अब आपको जो है इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स जो है आ गए हैं, जैसे बिग बास्केट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट का 9 मिनट है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आप कुछ ही मिनटों में अपने घर मंगा सकते हैं, यानी कि आपको एक दो दिन वेट करने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे सपोज करें कि आपको चाय की पत्ती खत्म हो गई, क्लियर, चाय पीने का मन करे, चाय की पत्ती खत्म हो गई, तो आप जो है बिग बास्केट से फिर इंस्टामार्ट से तुरंत चाय की पत्ती ऑर्डर करेंगे और विद इन 10 मिनट्स आपके जो है घर पे वो पहुंच जाता है। हालांकि ये सर्विसेज हर जगह अवेलेबल नहीं है, खासकर रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में ये सर्विसेज अवेलेबल है, जहाँ पर आप कुछ ही मिनटों में सामान जो है मंगवा सकते हो। तो आज के टाइम पे मेट्रो सिटीज़ में लोग इसको जो है बढ़ावा भी है, इसको जो है प्रीफर कर रहे हैं इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स को। क्लियर? इसी तरीके से वीडियो एंड ऑडियो आर टेकिंग ओवर। आज के टाइम पे देखेंगे तो कंज्यूमर जो है वो वीडियो और ऑडियो कंटेंट को प्रीफर कर रहे हैं, जैसे कि पॉडकास्ट हो गया, ओवर टेक्स्ट हो गया, या फिर आप एजुकेशनल वीडियोस देख लीजिए। क्लियर? एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, तो वीडियोस और ऑडियो कंटेंट को जो है वहाँ पर जो है लोग प्रीफर कर रहे हैं। ओटीटी और सब्सक्रिप्शन का जो है देखेंगे तो वहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। लोग ओटीटी और सब्सक्रिप्शन जो है नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर जो है डिज्नी हॉटस्टार हो गया, इन सब, जियो हॉटस्टार हो गया है, तो इन सब का जो है सब्सक्रिप्शन जो है वहाँ पर लोग ले रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी चीज़ दिखा रहा है कि लोग इंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन जाकर ले रहे हैं। खाली मूवी थिएटर में ही जाके लोग नहीं एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि घर पे ओटीटी इनका सब्सक्रिप्शन लेके एंजॉय कर रहे हैं।
इसी तरीके से देखेंगे तो आज के टाइम पे एआर और वीआर का भी खूब जो है इस्तेमाल हो रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो लोग ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके जो है वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? वहीं पर शॉपिंग करना है या फिर कोई कंटेंट जो है क्रिएट करना है तो वर्चुअल रियलिटी का भी वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपका घर किस तरीके से जो है वहाँ पर डेकोरेट किया जा सकता है, वो आप अपने घर की इमेज को अपलोड करके भी देख सकते हैं। क्लियर? या फिर घर का वीडियो जो है ऐसे आप बनाते रहेंगे और वहाँ आपको आपको जो है ऑटोमेटिकली बताता जाएगा कि यहाँ पर ये रख दीजिए, यहाँ पर ये रख दीजिए। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वीडियोस को बनाने में आज के टाइम पे। क्लियर? ऑगमेंटेड रियलिटी में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते होंगे आप, वहाँ पर फीचर्स आता है कि आपने अपना फोटो अपलोड किया तो आपके चश्मा लग जाएगा या फिर जो है कोई दूसरा मेकअप हो जाएगा या फिर पीछे से शेर आ जा रहा है, तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो इस सब का इस्तेमाल जो है लोग कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई कंसर्ट हो गया है या फिर क्रिकेट हो गया है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है लोग देखना पसंद करते हैं। चाहे वो एजुकेशनल वीडियो में है, वो भी जो है लाइव स्ट्रीमिंग पसंद कर रहे हैं। इंटरेक्टिव कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो क्यूजेस खेलने हो, पोल्स में हो, लोग इंटरेक्टिव कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म जैसा कि हमने बताया, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, ये चीज़ इस्तेमाल की जा रही है आज के टाइम पे। ऑनलाइन पेमेंट्स जो है ऐप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग जो है वॉइस असिस्टेंट्स के जरिए जो है मोबाइल फ़ोन भी पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। कॉल करना है, मैसेज करना है, वो सब वॉइस असिस्टेंट के जरिए जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तो इन सब एआई का इस्तेमाल किया जाए। चाहे वो वीडियो क्रिएट करना हो, चाहे अपनी पूरी ट्रैवल आइटनरी जो है डेवलप करनी है कि आपको एक पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा आइटनरी भी जो है आप एआई का इस्तेमाल करके वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी एजुकेशनल कंटेंट है, आप जो है अपना कोई टॉपिक पे आपको जो है असाइनमेंट बनाना हो, पूरा टॉपिक आप एआई पे डालेंगे, वहाँ पर पूरा असाइनमेंट बन के वो आपको प्रिपेयर करके दे देता है। हालांकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है बेनिफिशियल नहीं होता है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पर कंटेंट तैयार कर रहे हो, तो इससे आपकी ही जो प्रैक्टिस है, आपकी जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। तो इसलिए खुद सर्च करके, रिसर्च करके, पढ़ के, अलग अलग चीज़ों से समराइज़ करके तब आप जो है असाइनमेंट को करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी डीप नॉलेज भी वहाँ पर होगी। क्लियर? तो ये कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं डिजिटल कंजम्पशन में जो कि कंज्यूमर शो कर रहे हैं। कंज्यूमर आजकल इन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।